नेहा नमन को मना ही रही थी और कहती है बेबी तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। नेहा इसके आगे कुछ बोल पाती तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, अच्छा तो फिर जो तुम मुझसे करती हो वो क्या है। ये आवाज़ सुन नेहा के तो तोते ही उड़ जाते हैं, उसके शरीर में एक डर की लहर दौड़ जाती है। वहीं भाव्या उसका डरा हुआ चेहरा देख मुस्कुराने लगती है, अब जाकर उसे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। वो अपने आप से कहती है अब आएगा मजा, बढ़िया ही मेरे वृशांत को रिजेक्ट करने वाली। वहीं नेहा जब पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है वहां प्रिंस खड़ा था जो कि आर्टस से था और वो भी एक अमीर लड़का था। वहीं नमन प्रिंस को देख नेहा से पूछता है बेबी ये कौन है और ये क्या बकवास कर रहा है, जिसे सुन प्रिंस कहता है अबे ये तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ तू क्या कर रहा है मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। फिर नेहा की तरफ मुड़कर कहता है अच्छा तो इसलिए तुम मुझे अपने फैकल्टी में आने से रोकती थी क्योंकि तुमने यहाँ किसी और को पटा रखा है। ये सुन नेहा उसे समझाते हुए कहती है नहीं प्रिंस ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, ये मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, हम बस दोस्त हैं, ये ही मेरे पीछे पड़ा था, तुम्हें तो पता है कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। ये सुन नमन गुस्से से कहता है अच्छा अभी अभी कुछ देर पहले तो तुम ये बात मुझसे कह रही थी कि वृशांत तुम्हारे पीछे पड़ा है और तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। ये सुन प्रिंस कहता है अबे वो चुजे तू ना अपना मुंह बंद रख, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हम 2 साल से साथ हैं। ये सुन नमन कहता है अच्छा तो तुम इसके साथ 2 साल से हो और पिछले 6 महीने से मेरे साथ हो, यानी तुम हम दोनों को धोखा दे रही थी। ये सुन प्रिंस कहता है ये क्या कह रहा है, ये तेरे साथ पिछले 6 महीने से है, इसका मतलब मेरी पीठ पीछे तू इसके साथ टाइम बिता रही थी। ये बोल वो गुस्से से नेहा को एक थप्पड़ मारने ही वाला होता है कि तब एक लड़का आकर उसे बचा लेता है और उन प्रिंस से कहता है ये क्या कर रहे हो तुम, मेरी गर्लफ्रेंड पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। ये लड़का और कोई नहीं कॉमर्स का लोकेश था जो नेहा के प्यार में पागल था, जिसे नेहा यूज कर रही थी। उसे यहाँ देख नेहा को तो अब यमराज ही नजर आने लगे थे। वहीं इतना तमाशा देख वहाँ भीड़ इकट्ठा होने लगी थी और सब अब मजे लेने के साथ साथ बातें भी कर रहे थे। कोई कह रहा था यार कितना मजा आ रहा है ना ये सब देखने में, ये तो किसी मूवी का सीन लगता है जहां एक लड़की के पीछे 3-3 लड़के मारा मारी कर रहे हैं। वहीं लड़कियां ये सब देख नेहा को बुरा भला कहते हुए कहती है अरे यार देखो तो इस नेहा को, ये एक साथ 3-3 लड़कों को फंसा कर रखी थी और बनती तो ऐसे थी कि इससे बड़ी को शरीफ यहाँ है ही नहीं। ये सुन उसकी दोस्त कहती है सही कह रही हो बहन, आज इसका असली रूप सबके सामने आया है। ये सब सुन नेहा को बहुत गुस्सा आ रहा था उन लोगों पर, लेकिन अभी वो वक्त नहीं था कि वो उनसे लड़े, अभी तो उसे उन तीनों के झगड़े से बचकर किसी तरह भगना था। वहीं नमन लोकेश से पूछता है अब तू कौन है और तू नेहा को अपनी गर्लफ्रेंड कैसे कह रहा है, जिस पर लोकेश कहता है क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और हम 3 महीने से साथ हैं। जिसे सुन प्रिंस और नमन दोनों ही हैरान थे। पहले नेहा ने प्रिंस को धोखा देकर नमन से रिलेशन बनाया और फिर उसे भी धोखा देकर लोकेश के साथ रिलेशन बनाए। ये जानकर तीनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर नेहा वहां से निकलने की सोचती है, जिसे देख भाव्या उठकर उन तीनों के पास जाकर अपने आप से बात करने का नाटक करते हुए कहती है बेचारे ये तीनों आपस में ही लड़ रहे हैं, जबकि गलती तो उस नेहा की है जिसने इन तीनों को अपने प्यार के जाल में फांसकर उनका इस्तेमाल किसी ATM मशीन की तरह किया और अब ना जाने और कितने ही ऐसे होने बेचारे। ये बोल वो वहां से हटकर जाकर वापस मुस्कान के पास बैठ जाती है। ये देख मुस्कान, अनूप, वृशांक हंसने लगते हैं। वहीं ये सुन प्रिंस कहता है अरे यार हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, गलती तो नेहा की है ना, हम उसे ही सबक सिखाते हैं। ये बोल वो तीनों नेहा को ढूंढने लगते हैं जो वहां से निकलने के फिराक में थी। उसे देख लोकेश उसे रोकते हुए कहता है रोक जाओ नेहा, तुमने हम तीनों के साथ बहुत गलत किया है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सुन नेहा घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है, जिसे देख नमन जाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और गुस्से से कहता है तुमने बहुत फायदा उठाया ना मेरा, कभी शॉपिंग कभी मूवी, नया फ़ोन सब तुम मुझसे लेती थी और प्यार किसी और से। ये सुन प्रिंस भी कहता है ब्रांडेड कपड़े मेकअप तुम मुझसे खरीदवाती थी और पहनकर इनके साथ घूमने जाती थी। तो लोकेश कहता है अरे तुमने तो इन लोगों के सिर्फ पैसे ही खाए हैं, लेकिन तुमने तो मेरे परिवार को भी नहीं छोड़ा, तुम्हारी वजह से मैं पहली बार अपने माँ पापा से लड़ा कि शादी तो मुझे तुमसे ही करनी है और तुमने तो मेरी ही फीलिंग्स का मजाक बनाकर रख दिया। ये बोल तीनों उस पर अंडे, पानी, केक, कोल्ड ड्रिंक मारना शुरू कर देते हैं, जिसे देख वहाँ खड़े सब मजा लेकर हंसने लगते हैं। तो कुछ लोग तो उसका वीडियो ही बनाने लगते हैं। उससे ये सब मारने के बाद तीनों वहाँ से उसे खूब बुरा भला कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं नेहा जो कुछ देर पहले तक कॉलेज में बड़ी शान से घूमती थी अब किसी को मुंह दिखाने का काबिल नहीं रह गई थी। इस वक्त उसे बहुत गुस्सा आ रहा था तो वो सबको चिल्लाकर कहती है ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग, शो खत्म हो चुका, जाओ अपना अपना काम करो। जिस पर सब उसके ऊपर हंसकर वहां से निकल जाते हैं। इस वक्त नेहा बिल्कुल अकेली थी, यहाँ तक कि उसकी वो दोस्त जो कल तक उसके साथ थी उसने भी उसका साथ छोड़ दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम को 14 साल की नली डाल कर रहो, तब भी वो रहती टेढ़ी की टेढ़ी ही है। नेहा अपने गुस्से से वहां से उठकर जाने लगती है तो उसकी नज़र वहां खड़े मुस्कान, अनूप और भाव्या, वृशांक पर पड़ती है, जिसे देख उसे कुछ देर पहले का सीन याद आता है कि कैसे मुस्कान उससे जानबूझकर टकराई थी और भाव्या वहां आई थी। उसे समझते देर नहीं लगती कि ये सब भाव्या और मुस्कान ने ही किया था और असल में तो यही हुआ था।
असल में जब भाव्या ने भानु अंकल को नेहा के बारे में पता लगाने को कहा था तो उन्होंने शाम तक नेहा की पूरी जन्म कुंडली निकाल ली थी, जिसमें उसे पता चला कि उसने अपनी मनगी लाइफस्टाइल को रखने के लिए कॉलेज के 3 अमीर लड़कों को एक साथ फंसा रखा है और उन्हें ऐसे मैनेज करती है कि तीनों को एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता। ये देखकर उसके दिमाग आइडिया है, जिसके मुताबिक मुस्कान जब नेहा से टकराई थी तो भाव्या ने उसका फ़ोन लेकर उन तीनों को मैसेज कर दिया था आकर मिलने का, जिसके बाद का तो सबने देखा ही। ये सोच उसे भाव्या पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से अपने दांत पिसते हुए कहती है तो ये सब तुम्हारा किया धरा है ना भाव्या, जिस पर भाव्या भी मुस्कुराते हुए कहती है वेरी गुड, वैसे तुम इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हो। ये सुन नेहा गुस्से से कहती है तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया भाव्या, तुम अब बस देखती जाओ जिस तरह आज मेरी सबके सामने बेइज्जती हुई है और अब मैं किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, ठीक उसी तरह मैं तुम्हें भी एक दिन किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहने दूंगी, अब बस तुम अपने दिन गिनना शुरू कर दो। ये बोल वो वहां से जाने लगती है। वहीं भाव्या को उसकी बातें सिवाय धमकी के और कुछ नहीं लग रही थी तो वो बस मुस्कुराती रहती है। वहीं वृषांक उसे जाते हुए कहता है नेहा अभी भी वक्त है, सुधर जाओ वरना कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हारा ये लालच तुम्हें ले डूबे। जिसे सुन नेहा कहती है तुम मुझे नसीहत मत दो, ये अमीर लोग किसी के नहीं होते, देख लेना एक दिन ये लोग तुम्हें भी कहीं ना नहीं छोड़ेंगे। ये बोल वो वहां से निकल जाती है। वहीं अब सब एक दूसरे को देख रहे थे और सब एक साथ ही हंस देते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। सब काफ़ी दिनों बाद काफ़ी खुश थे। वहीं मुस्कान तो अनूप को हंसता देख बस उसमें ही खोने सी लगी थी। वो अपने आप से कहती है मैंने पहले कभी क्यों नोटिस नहीं किया कि अनूप हंसते हुए कितना मासूम लगता है। ये बोल वो मुस्कुराने लगती है। वहीं अनूप इतना खुश होता है कि उसे ये तक ध्यान नहीं रहता कि वो मुस्कान से गुस्सा था। वो खुशी में आकर मुस्कान को गले लगाने को होता कि तभी उसे याद आ जाता है वो तो मुस्कान से गुस्सा है। ये याद आते ही वो मुस्काने गले नहीं लगता, जिसे देख मुस्कान को बहुत बुरा लगता है, जिससे उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं अनूप उसके आंखों में आंसू देख तड़प उठता है लेकिन कुछ नहीं कहता और वहां से निकल जाता है, जिसे देख मुस्कान भी खुद को रोक नहीं पाती और रोते हुए वहां से निकल जाती है। जिसे देख वृषांक और भाव्या दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं विशी ऐसा कब तक चलता रहेगा मुझसे। अब मुस्कान का उदास चेहरा देखा नहीं जाता, उसे लगता है मुझे पता नहीं है कि वो रात भर रोती रहती है जिससे उसकी आंखें हमेशा लाल रहती है। ये सुन वृषांक भी कहता है बात तो तुम सही कह रही हो, अनूप का भी हाल कुछ वैसा ही, दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं लेकिन मजाल है कोई भी कुछ करने को तैयार हो। जिस पर भाव्या कहती है अब हमें ही कुछ करना होगा, जिस पर वृषांक कुछ देर तक कुछ सोचता है और एक शैतानी स्माइल देने लगता है। जिसे देख भाव्या कहती है तुम्हारी स्माइल को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। जिसे सुन वृषांक कहता है हाँ अब अगर ये दोनों अपना मैटर खुद नहीं सुलझाएंगे तो हमें ही कुछ करना होगा ना। ये सुन भाव्या कहती है क्या सोच रहे हो तुम, जिस पर वृषांक भाव्या को चिढ़ाने के इरादे से कहता है मैं बता दूंगा लेकिन उससे पहले तुम मुझे बताओ जब नेहा मेरे बारे में बात कर रही थी तो तुम गुस्सा क्यों हुई थी। ये सुन भाव्या झेप जाती है और इधर उधर देखते हुए कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं क्यों गुस्सा होने लगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई तुम्हारे बारे में क्या कहता है। जिसे सुन वृषांक मुस्कुराते हुए कहता है ओ डॉट अच्छा तो शायद मैंने ही कल गलत सुना था जब कोई कह रहा था कि कोई मुझसे बात कर ये उसे पसंद नहीं। वृषांक को कल की बात करता सुन भाव्या गुस्से से कहती है वृषांक अब तो तुम गए। ये बोल वो वृषांक को मारने के लिए भागने लगती है। वहीं वृषांक अपने आप को बचाने के लिए भागने लगता है। दोनों एक दूसरे का साथ इस वक्त एंजॉय कर रहे थे बिना इस बात की परवाह किए कि आगे उनके जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। तो क्या होगा आगे, कौन सा तूफान आने वाला है भाव्या और वृषांक की जिंदगी में, और आखिर क्या प्लान आया है वृषांक के दिमाग में मुस्कान और अनूप को मिलाने का। च 42 आहाना और विशाल। अब आगे भाव्या और वृषांक दोनों मस्ती करने लगते हैं। कुछ देर मस्ती करने के बाद दोनों एक जगह रुक जाते हैं और सांस लेने लगते हैं। तो भाव्या पूछती है बताओ ना क्या सोचा है तुमने अनूप और मुस्कान को मिलाने के बारे में। जिस पर वृषांक उसे अपना प्लान बताता है। जिसे सुन भाव्या पहले ही ना करते हुए कहती है नहीं ये ठीक नहीं है, इस तरह तो हम उन दोनों का रिश्ता और ज़्यादा बिगाड़ देंगे, मैं इस प्लान के लिए नहीं मानूंगी। ये सुन वृषांक कहता है मैं मानता हूँ इस प्लान में रिस्क है लेकिन हम यूं हाथ पर हाथ रख कर भी तो नहीं बैठ सकते हैं ना, और रिस्क लेने में बुराई ही क्या है, तुम गलत ही क्यों सोच रही हो। ये भी तो हो सकता है ना कि वो दोनों एक हो जाएं इस प्लान से। ये सुनकर भी भाव्या नहीं मानती तो वृषांक इस बार कड़क होकर पूछता है तो ठीक है तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है तो बताओ। जिस पर भाव्या चुप हो जाती है। कुछ देर की चुप्पी के बाद भाव्या कहती है हम इस प्लान के लिए मुस्कान को कैसे मनाएंगे। जिसे सुन वृषांक उसे मुस्कुराते हुए देखने लगता है और कहता है चलो चलकर उससे बात करते हैं। ये बोल दोनों मुस्कान के पास जाने लगते हैं जो एकांत में बैठ अपने और अनूप के साथ बिताए गए पलों के बारे में सोच कर रो रही थी। तभी उसे पीछे से वृषांक और भाव्या की आवाज़ आती है। जिसे सुन वो जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेती है और मुस्कुराते हुए दोनों से कहती है अरे तुम दोनों यहाँ। जिस पर वृषांक और भाव्या जिन्होंने मुस्कान को रोते हुए देख लिया था तो वृषांक कहता है इस तरह कब तक खुद को तड़पाती रहोगी मुस्कान, तुम्हें क्या लगता है हमें दिखता नहीं कि तुम रोज हमसे छिप छिप कर अकेले में रोती हो, आखिर कब तक चलेगा ये सब। वृषांक की ये बात सुनकर मुस्कान जो खुद को बिखरने से अब तक रोक रही थी उसके गले लग बिखर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। वहीं वृषांक भी उसे चुप नहीं कराता ताकि उसके दिल का गम बाहर निकले, जिसके बाद वो अपने आप को थोड़ा बेहतर महसूस करेगी।
काफी देर रो लेने के बाद विशांक उससे पूछता है अब कैसा लग रहा है, जिस पर मुस्कान कुछ नहीं बोलती, बस मुस्कुरा देती है और कहती है मेरी छोड़ो, अब तो शायद ये आंसू ही मेरी किस्मत है, लेकिन तुम दोनों बताओ तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर विशांक कहता है तुम्हारी किस्मत बदलने आए हैं, जिस पर मुस्कान नासमझी से विशांक को देखने लगती है। जिसे देख विशांक समझ जाता है कि वो क्या पूछना चाहती है, तो विशांक उससे पूछता है क्या तुम अनूप के साथ रहना चाहती हो या नहीं, जिस पर मुस्कान कहती है लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है, जिस पर विशांक कहता है बस हाँ या ना में जवाब दो, जिस पर मुस्कान कहती है हाँ, जिसे सुन विशांक कहता है तो फिर ठीक है, मैंने एक प्लान बनाया है जिससे तुम दोनों एक साथ हो जाओगे। ये बोल वो अपना प्लान बताता है और मुस्कान से इसमें साथ देने को कहता है। जिसे देख विशांक समझ जाता है कि वो क्या पूछना चाहती है, तो विशांक उससे पूछता है क्या तुम अनूप के साथ रहना चाहती हो या नहीं, जिस पर मुस्कान कहती है लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है, जिस पर विशांक कहता है बस हाँ या ना में जवाब दो, जिस पर मुस्कान कहती है हाँ, जिसे सुन विशांक कहता है तो फिर ठीक है, मैंने एक प्लान बनाया है जिससे तुम दोनों एक साथ हो जाओगे। ये बोल वो अपना प्लान बताता है और मुस्कान से इसमें साथ देने को कहता है। वहीं मुस्कान भी विशांक का प्लान सुन उसे मना कर देती है, जिसे सुन भाव्या कहती है देखा मैंने कहा था ना, मुस्कान भी इस प्लान को नहीं मानेगी। जिस पर विशांक उसे गुस्से भरी निगाह से देखता है तो भाव्या चुप हो जाती है। तब विशांक मुस्कान को समझता है कि देखो मुस्कान, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना इस तरह तो तुम खुद से साथ साथ उसे भी दुखी कर रही हो, और कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम अपने दुख में ही रह जाओ और अनूप को कोई और ही उड़ा कर ले जाए, जिसके बाद तुम्हारे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रह जाएगा। ये सुन मुस्कान एक पल को शांत हो जाती है और कुछ सोचने के बाद कहती है नहीं विशांक, मैं पहले अनूप से सामने से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, जिसके बाद जो तुम्हें सही लगे। ये सुन विशांक भी कुछ सोचता है और कुछ सोचने के बाद कहता है ठीक है, तो तुम अनूप से अकेले में मिलने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर मुस्कान कहती है कैसे, वो तो आजकल मुझे देखते ही अपना रास्ता तक बदल लेता है। ये सुन विशांक उससे कहता है वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं वो सब देख लूंगा, तुम बस रेडी रहना कल क्लास के बाद स्पोर्ट्स रूम में। ये सुन मुस्कान एक पल को शांत हो जाती है और कुछ सोचने के बाद कहती है नहीं विशांक, मैं पहले अनूप से सामने से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, जिसके बाद जो तुम्हें सही लगे। ये सुन विशांक भी कुछ सोचता है और कुछ सोचने के बाद कहता है ठीक है, तो तुम अनूप से अकेले में मिलने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर मुस्कान कहती है कैसे, वो तो आजकल मुझे देखते ही अपना रास्ता तक बदल लेता है। ये सुन विशांक उससे कहता है वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं वो सब देख लूंगा, तुम बस रेडी रहना कल क्लास के बाद स्पोर्ट्स रूम में। ये बोल वो वहां से निकल जाता है। वहीं भाव्या और मुस्कान दोनों उसे जाता हुआ देखती रह जाती हैं। मुस्कान भाव्या से पूछती है ये क्या करने वाला है, जिस पर भाव्या कहती है मुझे क्या पता, वैसे भी मैं कभी नहीं जान पाती इसके मन में कब क्या चलता रहता है। वहीं विशांक क्लास जाता है और अपना बैग लेता है, तभी उसे विशाल का फ़ोन आता है। वो समझ जाता है कि जो काम उसने विशाल को दिया था वो हो गया है। वो फ़ोन उठाकर पूछता है हो गया काम, जिस पर विशाल कहता है जी सर, लेकिन विशांक उसकी बात सुन जो फ़ोन काटने वाला था रुक जाता है और पूछता है लेकिन क्या विशाल, तो विशाल कहता है सर मैं एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आप इजाज़त दे तो। जिस पर विशांक कहता है विशाल, मैंने तुम्हें कभी कोई बात बोलने या करने से नहीं रोका है, तुम मेरे सेक्रेटरी ऑफिस में हो, बाहर तो तुम मेरे भाई जैसे ही हो, बोलो क्या बोलना है। जिस पर विशाल कहता है सर यहाँ आसपास इलाके में कई जनजातियाँ रहती है जिनके अपने अपने पहनावे हैं और सब काफ़ी आकर्षक है, तो मैं चाहता हूँ हम सब जगह से कुछ कारीगरों को मातृछाया भेजकर उसने वो काम सिखाएं जिससे उन्हें भी वो काम आ जाएगा और वो खुद भी कपड़े का बिजनेस कर पाएंगी। ये सुन विशांक काफ़ी खुश होता है और कहता है तुमने बहुत सही सोचा है विशाल, ये काम तुम खुद ही करना और जो भी मदद हो सके तुम उन सब की करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बोल वो फ़ोन काट देता है। विशाल का अचानक हृदय परिवर्तन ऐसे कैसे हुए, यही सोच वो क्लास से बाहर निकलता है। वहीं विशाल अपने ही ख्यालों में खो जाता है और कुछ देर पहले की यादों में पहुंच जाता है जब वो डोनेशन देने आश्रम गया था। जब वो डोनेशन दे रहा था तब उसकी नज़र वहाँ कुछ क्राफ्ट सिखाती आहाना पर पड़ी, जो लड़कियों को लड़की कुछ क्राफ्ट सिखा रही थी, जिसे देख विशाल की धड़कन अचानक बढ़ गई और वो आहाना की खूबसूरती में खोने सा लगा। उसकी काजल से सनी आंखें और होठों पर पिंक लिपस्टिक और चेहरे पर लाली देख उसका मन तो बस उसे ही देखते रहने का कर रहा था और ना जाने कब उसके कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ गए। वहीं आहाना जो लड़कियों को काम सिखाने में मसरूफ़ थी, विशाल को आता देखती है तो हैरान हो जाती है और हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से विशाल के पास जाती है और कहती है अरे विशाल जी आप यहाँ, और हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। लेकिन हमारे विशाल भाई साहब तो आहाना को ही देखने में व्यस्त थे, उनका तो आहाना की बातों पर ध्यान ही नहीं था। विशाल को अपनी सोच में घूम देख आहाना उसे हिलाती है, तब जाकर विशाल होश में आता है और कहता है जी जी आप कुछ कह रही थी। जिस पर आहाना कहती है हाँ आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जिस पर विशाल उसे बताता है कि वो यहाँ डोनेशन देने आया था। ये सुन आहाना काफ़ी खुश हो जाती है तो विशाल उससे पूछता है वैसे आप यहाँ ये सुन आहाना कहती है ओ मैं तो यहाँ काफ़ी समय से आती है, हर शनिवार यहाँ की लड़कियों को कुछ क्राफ्ट सिखाने ताकि वो लोग इसे सीख अपना काम शुरू कर पाएं। ये सुन विशाल की नज़र में आहाना की इज्जत और बढ़ जाती है। वहीं दोनों लोग वहाँ बैठ कुछ देर बातें करते हैं, जिसके बाद विशाल वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते जाते वो आहाना से दोबारा मिलने की प्लानिंग लिए अपने मन में जा रहा था और अपने आप से कहता है ओ तो आहाना जी यहाँ हर शनिवार आती है, अब तो मुझे भी आना ही पड़ेगा, जिसके लिए मेरे पास एक रास्ता है जिससे इन लड़कियों को रोजगार भी मिल जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा।
ये सोच विशाल मुस्काने लगता है और अपनी सोच में बाहर आकर अपने काम में लग जाता है। वहीं आज पहली बार आहाना भी अपने बिस्तर पर लेटी विशाल के बारे में सोच रही थी। उसे उन दोनों की पहली मुलाकात याद आती है जिसमें उसने विशाल की अच्छी खासी कुटाई कर दी थी, लेकिन फिर भी विशाल ने उसे माफ़ कर दिया था। और आज जब उसने विशाल को आश्रम में देखा तो विशाल के लिए आहाना के मन में कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर तो बन ही गया था, जिसे याद करते हैं ही आहाना के चेहरे पर मुस्कुराहट जा जाती है। दोनों के ही दिल में प्यार कहीं ना कहीं दस्तक दे चुका था, बस उसे पहचानना बाकी था। तो क्या मोड़ लेने वाली है विशाल और आहाना की कहानी? क्या इस प्रेम कहानी का रास्ता मिलेगा या फिर जाति धर्म इनके रास्ते का रोड़ा बनेंगे? जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारी कहानी जिसका नाम है रीबर्थ ऑफ लव एंड ट्रस्ट। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए 43 हम तुम एक कमरे में बंद हो। अब आगे। अगले दिन विशांत, भाव्या और मुस्कान एक जगह बैठे बातें कर रहे होते हैं कि कैसे वो अनूप को बुलाएंगे, जिस पर भाव्या हल्के गुस्से से कहती है यार अब तो ये अनूप का कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मतलब ऐसा भी क्या कर दिया था मुस्कान ने जो वो इतना नाराज होकर बैठा है। अब ये आखिरी बार है मुस्कान, तो कोशिश कर उसे मनाने की, अगर माने तो ठीक वरना मूव ऑन कर जाना उससे भी अच्छे लड़के मिलेंगे तुझे। ये सुन मुस्कान और विशांत दोनों ही हैरान हो जाते हैं। जहां मुस्कान उसके कहे बातों को सुनकर हैरान थी कि वो ऐसा कैसे कह सकती है जबकि अनूप भाव्या को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानता है, तो वहीं विशांत भी ये सोचता है कि शायद उसने जो मेरे साथ किया उसके लिए मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही जल्दी माफ़ कर दिया, इसलिए उसे इस बात की गंभीरता समझ नहीं आई है। ये सोच वो उसे सिक देने के लिए कहता है वैसे भाव्या मुझे ना कर जिगर मिला था कल। ये सुन भाव्या जो अभी मुस्कुरा रही थी एकदम से उसकी हंसी गायब हो जाती है। वहीं मुस्कान को भी समझ नहीं आता कि विशांत जिगर की बात यहाँ क्यों कर रहा है, जबकि वो जानता है कि जिगर का नाम सुनते ही भाव्या घबरा जाती है। वहीं भाव्या जो कि अंदर से घबरा गई थी लेकिन चेहरे पर बिना कोई भाव लाए पूछती है अच्छा तो क्या कह रहा था वो, जिस पर विशांत कहता है अरे कुछ नहीं, वो ना अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा था और माफ़ी मांग रहा था। ये सुन भाव्या गुस्से से पूछती है तो तुमने क्या कहा, जिस पर विशांत बड़े बेफिक्रे अंदाज में कहता है कुछ नहीं, मैंने कहा मैं पूछकर बताऊंगा। फिर बोलता है वैसे भाव्या मुझे क्या लगता है ना तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए, आखिर उसने ऐसा भी क्या कर दिया था। विशांत की ये बात सुन मुस्कान और भाव्या दोनों को ही बहुत गुस्सा आ जाता है। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो विशांत के मुंह से ये सब बातें सुन रहे हैं। वहीं भाव्या अब अपने गुस्से से आपा खोते हुए कहती है विशांत मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम ये बात कहोगे, जबकि तुम्हें पता है कि उसने मेरी इज्जत मेरे आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश थी, उसके बाद भी तुम ये सब बोल रहे मैं उसे माफ़ कर दूँ। कभी नहीं, तुम्हें शायद नहीं पता कि औरत की इज्जत उसके लिए उसकी जान से भी बढ़कर होती है और तुम उस इंसान को माफ़ करने के लिए कह रहे हो जो इसे लुटना चाहता था। मैं सोच भी नहीं सकती थी मैं तुमसे ये बात सुनूंगी। ये सुन विशांत मुस्कुराने लगता है, जिसे देख मुस्कान और भाव्या कुछ समझ नहीं पाते और उसे देखने लगते हैं। वहीं विशांत मुस्कुराते हुए कहता है क्यों तुम्हारी ही इज्जत है, लड़कों की इज्जत आत्मसम्मान कुछ नहीं उसका क्या भाव्या। ये सुन भाव्या और मुस्कान को सब समझ आ जाता है कि विशांत ने ये सब क्यों बोला था। वहीं विशांत आगे कहता है माना हम लड़कों को बचपन से ये कह दिया जाता कि तुम मर्द है इसलिए रो नहीं सकता, तुझे तो सख्त बनना है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि चोट लगने पर उन्हें दर्द नहीं होगा, या बड़ी से बड़ी विपदा में भी वो हमेशा सख्त बने रहें। उनके पास भी एक दिल होता है जो टूट सकता है, वो भी दुखी होकर रो सकते हैं। और जो तुम इज्जत की बात कर रही हो ये सोचकर कि लड़कों की इज्जत का क्या, वो तो होते ही बेशर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्हें भी अपनी इज्जत अपना आत्मसम्मान प्यारा होता है, बाकी सब लड़कियों की ही तरह। मुस्कान ने अनूप को बाहरी चोट नहीं दी है जो जल्दी से भर जाएंगी, उसने एक लड़के के कैरेक्टर पर सवाल खड़ा किया है। और तुम्हें शायद ये नहीं पता कि हमारे समाज में भले ही लड़के की गलती हो या ना हो, लेकिन अगर किसी लड़की ने किसी लड़के पर यह आरोप लगा दिया कि वो एक कैरेक्टरलेस लड़का है तो फिर वो चाहे अपनी जान ही क्यों ना दे दे लेकिन कभी अपने आप को सही साबित नहीं कर पाएगा। और हमारा समाज उसे दरिंदा, रेपिस्ट और भी ना जाने क्या क्या नाम दे देगा, जिससे उसकी फैमिली, उसका करियर, उसकी पर्सनल लाइफ सब खत्म हो जाती है। और तुम्हें ये छोटी बात लगती है। माना जो मुस्कान ने किया वो एक गलतफहमी के चलते किया, लेकिन मुस्कान ने जो अनूप के कैरेक्टर पर सवाल उठाया वो तो भरे समाज के सामने था ना, और वो कितना भी चाहे लेकिन अपने आप को इस कॉलेज के लोगों की नज़रों में सही साबित नहीं कर पाएगा। ऐसे केसेस में कमज़ोर लड़के सुसाइड तक कर लेते हैं। वो तो अच्छा है, अनूप बहुत ही मजबूत दिल और दिमाग का आदमी है, इसलिए उसे समाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो नहीं मजबूत नहीं होता तो, और अगर उसने कुछ गलत कदम उठा लिया होता तो कौन होता उसका जिम्मेदार। विशांत की ये बात सुन मुस्कान और भाव्या दोनों अपना सिर झुका लेते हैं, उन्हें समझ आ जाता है कि उन्होंने जो कहा वो गलत था। वहीं विशांत आगे कहता है मैं ये नहीं कह रहा कि जो मुस्कान ने किया वो माफ़ी के काबिल नहीं है, लेकिन तुम्हें भी समझना होगा कि तुमने जो किया है वो सही नहीं था। फिर भाव्या से कहता है भाव्या लगता है मैंने तुम्हें मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाने के लिए कुछ ज़्यादा ही जल्दी माफ़ कर दिया था, शायद इसलिए तुम्हें अंदाज़ा नहीं है इस बात की सीरियसनेस का। ये सुन भाव्या शर्म से अपना सिर झुका लेती है और गिल्टी होते हुए कहती है आई एम सॉरी विशी, मुझसे गलती हो गई, मैं बस मुस्कान को और तड़पता हुआ नहीं देख पाए इसलिए वो सब बोल गई। मैं समझ सकती हूँ जो तुमने कहा, जिस पर विशांत मुस्कुराते हुए उसे माफ़ करते हुए कहता है कोई बात नहीं भाव्या, मैंने तुम्हें ये अपमानित करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि तुम्हें समझाने के लिए कहा कि जैसे एक लड़की को अपना आत्मसम्मान प्यार होता है वैसे ही हर लड़के को अपना कैरेक्टर प्यारा होता है।
वृषांक की ये बात सुन मुस्कान को भी अनूप के दर्द का अंदाजा हो गया था। अब वो और बेहतर ढंग से उससे माफ़ी मांग पाएगी। जिसके बाद सब क्लास में चले जाते हैं और अपनी अपनी क्लास करने लगते हैं। और प्लान के मुताबिक वृषांक मुस्कान को स्पोर्ट्स रूम में जाने को कहता है, जिसे देख भाव्या उससे पूछती है मुस्कान तो गई, अब हम अनूप को कैसे वहां भेजेंगे। जिस पर वृषांक मुस्कुराते हुए कहता है तुम परेशान क्यों होती हो, मैं हूं ना, मैं सब सही कर दूंगा। ये बोल वो अनूप को फ़ोन करता है, जिसे देख भाव्या उससे पूछती है तुम अनूप को फ़ोन क्यों कर रहे हो। जिसे सुन वृषांक उसे अपने मुंह पर हाथ रख उसे शांत रहने का इशारा करता है। उधर अनूप फ़ोन उठाता है तो वृषांक उससे परेशान होने का नाटक करते हुए कहता है हेलो अनूप, कहाँ है यार तू। जिस पर अनूप वृषांक की परेशानी वाली टोन सुनकर पूछता है क्या हुआ तू कहाँ। जिस पर वृषांक कहता है अरे यार क्या बताऊं, भाव्या आज जल्दी ही घर चली गई है और मुझे एक काम से तुरंत बाहर जाना है। मैं निकल ही रहा था कि स्पोर्ट्स वाले सर रास्ते में मिल गए और उन्होंने मुझे कुछ फाइल देकर स्पोर्ट्स रूम में काम करने को कहा। अब यार मुझे बहुत ज़रूरी काम है और मेरे पास वक्त बहुत कम है, तो क्या तू मेरी मदद कर सकता है। जिस पर अनूप कहता है क्यों नहीं यार, आखिर दोस्त होते किस दिन के लिए हैं, मैं आता हूँ तू कहाँ। जिस पर वृषांक कहता है अरे मैं तो स्पोर्ट्स रूम में ही, तू जल्दी आ जा। ये बोल वो फ़ोन कट कर देता है। वहीं भाव्या वृषांक की चालाकी से प्रभावित हो जाती है और कहती है वाह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, तुम तो कमाल का झूठ बोल लेते हो, तुम में ये टैलेंट भी है, मुझे पता नहीं था। जिसे सुन वृषांक अपनी कॉलर उठाते हुए कहता है जी शुक्रिया, मुझे पता है, बस घमंड नहीं किया खुद पर कभी। ये सुन भाव्या हंसने लगती है। दोनों स्पोर्ट्स रूम की तरफ जाने लगते हैं जहां उन्हें कुछ ही दूरी पर अनूप आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देख दोनों छिप जाते हैं। वहीं अनूप आराम से स्पोर्ट्स रूम की तरफ जा रहा था, जिसे वृषांक और भाव्या देख रहे थे। जैसे ही अनूप स्पोर्ट्स रूम में घुसता है, वृषांक जाकर बाहर से स्पोर्ट्स रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है, जिसे देख अनूप को कुछ समझ नहीं आता और वो दरवाजे को पीटने लगता है। वो दरवाजा पीट ही रहा था कि तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है, जिसे देख अनूप पहले तो थोड़ा डर जाता है, फिर जब वो उस इंसान को देखता है तो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने मुस्कान खड़ी थी। अब उस रूम में सिर्फ वो दोनों ही थे, दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी जिस पर एक ही गाना बिल्कुल फिट बैठता था, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए तो क्या होगा आगे। क्या मुस्कान अनूप से माफ़ी मांग पाएगी और क्या अनूप को उसे माफ़ कर देना चाहिए। 44 मुस्कान का अतीत। अब आगे अनूप के रूम में घुसते ही वृषांक स्पोर्ट्स रूम का दरवाजा बंद कर देता है, जिसे देख एक पल को अनूप भी घबरा जाता है और दरवाजा पीटने लगता है। जिसे देख मुस्कान वहां आ जाती है, जो कि वहां पहले से ही मौजूद थी, और कहती है अब ये रूम इतनी जल्दी नहीं खुलेगा। किसी की आवाज़ सुन अनूप पीछे मुड़ता है तो पाता है वहां मुस्कान खड़ी है, जिसे देख वो उसमें ही खोने सा लगता है, क्योंकि आज वो लग ही इतनी प्यारी रही थी। डार्क ग्रीन कलर के सूट पहने, आंखों में काजल, माथे पर बिंदी और होठों पर हल्की लिपस्टिक में वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से उसकी झुकी नज़रें उसे और ज़्यादा खूबसूरत बना रही थीं, जिसे देख एक पल को अनूप भी उसमें खोने सा लगा, लेकिन फिर होश में आते ही वापस से दरवाज़ा पीटने लग जाता है। जिसे देख मुस्कान कहती है अनूप मैंने कहा ना अभी वो नहीं खुलेगा, तुम प्लीज़ एक बार शांति से मेरी बात तो सुन लो। जिसे सुन अनूप हल्के गुस्से से कहता है ओह अच्छा, तो ये सब तुम्हारा क्या धरा है और क्या बात करनी है तुम्हें। अब मुझसे अभी भी मन नहीं भरा तुम्हारा मुझे बेइज्जत करके, जो अब ये सब करने पर उतारू हो गई हो, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर किसी ने हम दोनों को यहाँ ऐसे देख लिया तो सब मुझे ही गलत ठहराएंगे, क्योंकि अब तो मैं यहाँ का सबसे छिछोरा लड़का बन गया हूँ, जो आए दिन लड़कियों को घुमाता रहता है। अब भी तुम्हें सुकून नहीं मिला जो अब मुझे और बदनाम करने पर अड़ गई हो। जिस पर मुस्कान कहती है अनूप मैं जानती हूँ तुम मुझसे काफ़ी गुस्सा हो और तुम्हारा होना लाजमी भी है, क्योंकि मैं गलती ही ऐसी है, लेकिन अनूप मेरा यकीन करो मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, बस अपने अतीत और नेहा के बहकावे में आकर मुझसे ये गलती हो गई। जिस पर अनूप गुस्से से कहता है नहीं मुस्कान, इसमें गलती दूसरों की नहीं है, इसमें गलती तुम्हारी ही है, जो तुमने अपने दोस्तों की बातों के बजाय दूसरों की बातों पर यकीन किया। अगर तुम्हें कोई भी गलतफहमी थी तो तुम आकर सीधा मुझसे पूछ सकती थी, लेकिन तुमने कुछ भी पूछना सही नहीं समझा, सीधा अपनी राह बना ली मेरे लिए कि मैं एक नंबर का छिछोरा लड़का हूँ। जिस पर मुस्कान कहती है सही कहा तुमने, मुझे आकर तुमसे पूछना चाहिए था, लेकिन मैं कैसे पूछती, जब मुझे तुमसे पूछना चाहिए था तब मैंने पूछा नहीं, और जब मैंने तुम्हें किसी दूसरी लड़की के साथ देख लिया तो फिर पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि मुझे तुम में अपने पापा नजर आने लगे थे और मुझे तुमसे नफरत सी हो गई थी। कुछ देर रुक मुस्कान आगे कहती है तुम्हें पता है अनूप, मेरी माँ भी उस इंसान से इस तरह कॉलेज में मिली थी जो कि बदकिस्मती से मेरा बाप था। मेरी माँ को वो आदमी पहली ही नज़र में पसंद आ गया था, क्योंकि वो भी दिखने में काफ़ी शरीफ और सभ्य लड़का लगता था। जिसे देख मेरी माँ पहली ही नज़र में उस पर अपना दिल हार बैठी थी और उसके आगे पीछे घूमने लगी। मेरी माँ काफ़ी सुंदर थी, जिसे देख उस इंसान को भी उनसे प्यार हो गया। जब ये बात मेरी माँ के घर वालों को पता चली तो उन्होंने मेरी माँ को उनसे मिलने से मना कर दिया और घर में बंद कर दिया, लेकिन तब तक तो मेरी माँ उस इंसान के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने घर से भागकर शादी कर ली, जिससे मेरी माँ के घर वाले काफ़ी ज़्यादा नाराज हो गए और उन्होंने मेरी माँ से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। जिसके बाद तब तक तो सब सही चला रहा, जब तक मेरी माँ पैसे कमा कर घर लाती रही। इस बीच में भी उनके ज़िंदगी में आ गई थी, लेकिन एक दिन मेरी माँ आते वक्त एक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो बच तो गई लेकिन काफ़ी बीमार रहने लगी।
और उसी के बाद से उस इंसान ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। वो कभी मेरी माँ से सीधे मुंह बात नहीं करता, रोज रात को घर लेटा था, जिसे मेरी माँ चुपचाप सहती क्योंकि उन्हें लगता कि काम के बोझ की वजह से आजकल वो चिड़चिड़ा रहने लगा है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अभी तो बस शुरुआत थी, आगे और भी बहुत कुछ होने वाला था। और उनका ये भ्रम उस दिन टूटा जब उन्होंने बाजार से आते वक्त उस इंसान को किसी और औरत के साथ देखा, जिसे देख मेरी माँ को तो यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। और जब ये बात उन्होंने उस इंसान से पूछी तो वो उल्टा उन पर ही चिल्लाने लगा और बात झगड़े तक आ गई और दोनों में झगड़ा होने लगा, जिसमें उस इंसान में मेरी माँ पर पहली बार हाथ उठाया था और गुस्से से अपना सारा काला सच माँ को बताया था कि वो तो हमेशा से दूसरी औरतों से मिलता था, कॉलेज में भी उसके कई लड़कियों से संबंध थे। उसने तो सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की खूबसूरती और उनके पैसे को देखकर उनसे प्यार किया था। लेकिन जब उन दोनों ने भागकर शादी की और माँ के परिवार वालों ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया तो उसे अपने हाथ से सारी दौलत जाती हुई दिखाई दी। लेकिन फिर भी कुछ तो था कि चलो वो होनहार थी और पैसा कमाकर घर लाती थी, जिसकी वजह से वो भी मेरी माँ से अच्छे से बात करता था। लेकिन जब से वो घर में पड़ी है तब से तो उसे कुछ नहीं मिल रहा है, तो अब चुपचाप घर में पड़ी रह, समझी ये बोल वो इंसान चला गया। वहीं ये सब सुन मेरी माँ तो बुरी तरह टूट गई, क्योंकि जिस इंसान के भरोसे वो अपना घर, अपना ऐशो आराम वो छोड़कर आई थी, वो तो धोखेबाज निकला। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि घर वालों ने तो पहले ही अपना मुंह मोड़ लिया था। अब वो इतनी फिट भी नहीं थी कि मुझे लेकर कहीं और जा सके। जिसके बाद तो उस इंसान की जातियां दिन ब दिन और ज़्यादा होती चली गई। वो रोज रात घर में लेट और शराब पीकर आता और मेरी माँ को बहुत मारा। उसकी नज़र को कभी कभी मुझ पर भी रहती, लेकिन मेरी माँ मुझे बचाने के लिए फिर से उससे मार खाती। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, मुझे समझ नहीं आता कि वो इंसान मेरी माँ को क्यों मारता है, लेकिन मैं अब उससे काफ़ी डरने लगी थी। वहीं मेरी माँ अक्सर अपनी किस्मत पर रोया करती और जब मैं उनसे पूछती तो वो कहती, बेटा ये मेरे ही कर्मों की सज़ा है जो मुझे मिल रही है। लेकिन मेरी बच्ची, तुम मुझसे वादा करो कि तुम एक कामयाब इंसान बनोगी और एक अच्छे इंसान से शादी करोगी ताकि कोई भी तुम्हें छू ना सके। ये बोलकर वो रोने लगती। लेकिन कहते हैं ना, हर इंसान की बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है और शायद वो सीमा पार हो चुकी थी मेरी माँ के लिए। जब एक रात वो सोई तो फिर दोबारा कभी नहीं उठी। मैं उस वक्त 10 साल की थी, लेकिन सब समझने लग गई थी। लेकिन उस इंसान ने तो अपनी सारी हदें ही पार कर दी। वो तो मेरी माँ का अंतिम संस्कार तक करने नहीं आया और तब मुझे ही अपने माँ का अंतिम संस्कार करना पड़ा, जिसे के बाद अब मैं उस इंसान से और ज़्यादा बचकर रहने लगी, क्योंकि अब वो मुझे भी उसी तरह मार मार कर मारना चाहता था जिसने उसने मेरी माँ को मारा था। लेकिन मैं उसके आते ही एक कमरे में खुद को बंद कर लेती। वो रोज रात आकर दरवाज़ा पीटता, लेकिन मैं कभी नहीं खोलती। उस उम्र में मैं अब अपना पेट पालने के लिए लोगों के घरों में बर्तन झाड़ू करने लगी ताकि मुझे उस इंसान से कुछ भी लेना ना पड़े। मैं अपने 10 साल की उम्र में ही बड़ी हो गई थी। उस समय जब हर बच्चा खेलने और पढ़ने जाता था तब मैं लोगों को घरों में बर्तन मांजा करती थी और उसी तरह मैंने अपने खर्चे और स्कूल की फीस दी है। तुम्हें पता है अनूप, मैं क्यों इतना खाती हूँ? क्योंकि कई दिन सिर्फ पानी पीकर गुजारे हैं, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं होते थे कुछ भी खाने के। वहीं उस इंसान को तो अब जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था मेरे होने या ना होने से। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। उसने मेरी मासूम माँ को धोखा दिया और इतना सताया कि भगवान ने उसे उसके कर्मों की सजा दी। उसे मेरी माँ के मरने के 2 साल बाद ही कैंसर हो गया और वो भी चल बसा। सच कहूँ तो उसके जाने से ना जाने क्यों, लेकिन मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ, जबकि चाहे कैसा भी हो वो आदमी मेरा बाप था। लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन अब मेरा क्या होगा, ये सारे मोहल्ले वाले सोचने लगे, क्योंकि मैं तब 12 साल की थी और अकेले तो जिंदगी नहीं जी सकती थी। अब सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो पुलिस मुझे किसी अनाथ आश्रम में डाल दे, फिर कोई रिश्तेदार हो जो मुझे रख ले। तुम्हें पता है अनूप, मैं अकेले ही रहना चाहती थी, क्योंकि उस इंसान ने जाते जाते मेरे अंदर आदमियों के लिए इतनी नफरत भर दी थी कि कोई भी इंसान जो अपनी पत्नी पर चिल्लाता या फिर उसे धोखा देता, उसमें मुझे वो इंसान नजर आने लगा। लेकिन ना जाने कैसे, लेकिन भगवान को मुझे पर तरस आ गया और किसी ने मेरी माँ को पहचान कर उनके घर वालों को फ़ोन कर दिया, जिसे एक बाद वो लोग मुझे लेने आए। उन्हें अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि उन्होंने कैसे अपनी ही बच्ची का हाल कभी नहीं लिया और उसकी ऐसा अंत हुआ। सच कहूँ तो शुरू शुरू में तो मैं उनसे भी नफरत करती थी कि क्यों उन्होंने मेरी माँ को दोबारा मुड़कर नहीं देखा, लेकिन धीरे धीरे नानी और नाना के प्यार ने मुझे बदल दिया। लेकिन मेरा आदमियों के प्रति डर वो कभी खत्म नहीं हो पाया, इसी वजह से मैंने लड़कों से दूर ही रहती। लेकिन फिर मुझे तुम दिखे, तुम्हें देखकर मेरा दिल पहली बार तेज धड़का था और तुम ही वो पहले लड़के थे जिससे मैंने दोस्ती की थी। और कब ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हें पता है, तुम्हारा ये सब की मदद करने का नेचर ही मुझे पसंद था, सबसे अच्छे से बात करना, लोगों की मदद करना, और वो भी इतने बड़े बिजनेसमैन के बेटे होने के बाद भी मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि नहीं, सब आदमी मेरे बाप जैसे नहीं होते। तुम्हें याद है अनूप, जब मैंने तुम्हें अपने बर्थडे के दिन एक रेस्टोरेंट में बुलाया था और मैं खुद ही नहीं आई थी? दरअसल उससे पहले ही नेहा ने मुझे तुम्हारे खिलाफ काफ़ी कुछ बोला था, लेकिन मैंने किसी के कहे पर विश्वास नहीं किया और तुमसे अपने दिल की बात कहने ही मैं उस दिन उस रेस्टोरेंट में आ रही थी। मैं उस दिन काफ़ी खुश थी कि चलो मैंने एक अच्छे लड़के को अपने लिए चुना है, लेकिन वहां पहुंचकर मैंने जो देखा, उसे देखने के बाद मेरे पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक गई थी। 45 मैं वादा करता हूँ। अब आगे, मुस्कान कह रही।
थी कि तुम्हें याद है अनूप, उस दिन मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट बुलाया था और मैं खुद ही नहीं आई थी। दरअसल उसी दिन मैंने फैसला किया था कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूंगी, जिसके लिए मैंने काफ़ी तैयारियां भी की थी। मैं उस दिन बहुत खुश कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताने वाली हूँ। मैं खुशी खुशी उस दिन रेस्टोरेंट आई थी, लेकिन मैंने वहाँ जो देखा उसे देखकर तो जैसे मेरी पूरी दुनिया ही उल्टी हो गई। मैंने देखा तुम वहाँ एक लड़की के साथ हंस हंस कर बातें कर रहे हो और उसका हाथ भी पकड़ा हुआ है। यही बात जब नेहा ने मुझसे कही थी कि तुम कॉलेज के बाद लड़कियों ने मिलते हो, तो मैंने उसका यकीन नहीं किया था। लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से तुम्हें किसी लड़की के साथ देखा तो मुझे अपने दिल में बहुत दर्द हुआ और अचानक मुझे तुम में अपना पापा नजर आने लगे, जैसे उन्होंने मेरी माँ को धोखे से फंसाया था। ठीक उसी तरह के तुम भी हो। ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ था। उस दिन मैं अंदर से पूरी तरह टूट सी गई थी कि मेरी किस्मत भी मेरी माँ की तरह ही है। लेकिन तब मैंने अपने आप से फैसला किया कि नहीं, मैं अपनी किस्मत खुद ही बदलूंगी और तुमसे चाहे कितना ही प्यार क्यों ना हो, लेकिन मैं तुमसे कभी ये बात नहीं कहूंगी। और मैं वहाँ से ये निश्चय करके चली गई थी। इधर मुस्कान अपना अतीत अनूप को बता रही थी, वहीं दूसरी तरफ ऋषांक और भाव्या स्पोर्ट्स रूम से कुछ दूर बेंच पर बैठे हुए थे। दोनों शांत बैठे हुए थे। तो भाव्या ने शांति तोड़ते हुए पूछा, वैसे अंदर क्या बातें कर रहे होंगे दोनों? जिस पर ऋषांक कहता है, अब ये मुझे कैसे पता होगा? जिस पर भाव्या भी मुस्कुराते हुए कहती है, सही है, तुम्हें कैसे पता होगा? फिर वो कुछ सोचने लग जाती है, जिसे देख ऋषांक पूछता है, क्या हुआ, क्या सोचने लगी? तो भाव्या कहती है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं ये यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि मुस्कान ने सिर्फ नेहा के कहने पर और अनूप को किसी और लड़की के साथ देखने भर से उससे नफरत की होगी। मुझे पता है वो ऐसी लड़की नहीं है। जिस पर ऋषांक एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, सही कहा तुमने, वो वैसी लड़की नहीं है, लेकिन उसके अतीत ने उसे ऐसा बना दिया है कि वो चाहकर भी लड़कों पर यकीन नहीं कर पाती है। फिर आगे कहता है, भाव्या तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है जिस दौर से मुस्कान गुजरी है, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये सुन भाव्या हैरान हो जाती है और पूछती है, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो सुना है वो काफ़ी अच्छे परिवार से हैं। जिस पर ऋषांक उसे मुस्कान का पूरा अतीत बताता है, जिसे सुन भाव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं ऋषांक कहता है, अब बताओ, कोई जो ऐसे हालातों में पला है कैसे किसी लड़के पर विश्वास कर सकता है? फिर आगे कहता है, तुम्हें पता है मुस्कान हमेशा समोसा क्यों खाती है? जिस पर भाव्या उसे ना में सिर हिलाती है। तो ऋषांक कहता है, क्योंकि अपना गुजारा और फीस देने के बाद उसके पास समोसे खाने तक के पैसे नहीं होते थे और वो हमेशा एक दुकान के बाहर खड़ी होकर बस समोसे को देखती रहती थी। ये सुन भाव्या और ज़्यादा दुखी हो जाती है और कहती है, लेकिन वो तो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है, उसे देखकर तो लगता ही नहीं कि उसने ये सब झेला होगा। जिस पर ऋषांक कहता है, अक्सर हम लोग खुश इंसान को देखकर ये समझ लेते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, लेकिन असल में तो बात उसके उल्टी ही होती है। तुम्हें पता है, हम सबको हंसाने वाला जोकर असल में सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। और तुम्हें पता है वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? जिस पर भाव्या उसे देखते ही रहती है। तो वृषांत कहता है, क्योंकि आज इस मतलबी दुनिया में किसी को किसी की नहीं पड़ी, उल्टा दूसरे का दुख उन्हें अपने मनोरंजन का साधन लगता है और कुछ इसलिए नहीं बताते ताकि कोई उन्हें सहानुभूति ना दे। वो लोग खुद ही बहुत मजबूत इरादे के होते हैं और उन्हीं में से एक हमारी मुस्कान भी है। ये सब सुन भाव्या पूछती है, तुम्हें इतना कुछ कैसे पता मुस्कान के बारे में? जिसे सुन वृषांक हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि वो तुमसे जुड़ी है और तुमसे जुड़े हर इंसान का बायोडेटा है मेरे पास। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें अनूप से मिलने क्यों दिया, जबकि कॉलेज में सब उसे अब गलत नज़रों से देखते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे उसके बारे में सब पता है। मुझे पता है कि वो कैसा इंसान है। वहीं इधर मुस्कान अपनी बात कहने के बाद अंत में कहती है, मुझे पता है मैंने जो गलती करी है वो शायद माफ़ी के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे अपने पूरे मन में माफ़ी मांग रही हूँ। अनूप, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये बोल वो अपना हाथ जोड़ लेती है। वहीं तो बस उसके उसी वाक्य में अटका हुआ था कि मुस्कान मुझे अपने दिल की बात कहने आई थी। क्या सच में? मतलब वो सच में मुझसे तब से प्यार करती है? वहीं अनूप को कोई जवाब ना देता देख मुस्कान निराश हो जाती है और निराश होते हुए कहती है, मुझे पता है कि तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा हमेशा इंतजार करती रहूंगी, क्योंकि मैंने तब भी तुमसे प्यार किया था और आज भी करती हूँ और आगे भी हमेशा तुमसे ही प्यार करती रहूंगी। अब मेरी ज़िंदगी दूसरे किसी के लिए कोई जगह नहीं है। ये बोल वो वहां से जाने लगती है, जिसे देख अनूप अपने होश में आता है और जल्दी से जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे देख मुस्कान उसे देखने लगती है। वहीं अनूप उससे हैरानी से पूछता है, क्या तुम सच कह रही हो? जिस पर मुस्कान समझ नहीं पाती कि वो किस बारे में बात कर रहा है, क्योंकि उसने जो भी कहा सब सच ही था। ये सुन वो बोलती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जिस पर अनूप कहता है, वही जो तुमने कहा कि तुम उस दिन मुझे प्रपोज करने वाली थी। जिस पर मुस्कान कहती है, हाँ, और मैंने तो उस रेस्टोरेंट में हमारे लिए केक भी बुक करवाया था। ये सुन अनूप इतना खुश हो जाता है कि मुस्कान को जोर से गले ही लगा लेता है। वहीं मुस्कान को तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि अनूप को क्या हो गया। अभी कुछ देर पहले तो सड़ी हुई सी शक्ल लेकर गुस्सा कर रहा था और अब हंसते हुए गले लगा रहा है। जिस पर मुस्कान पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है? जिस पर अनूप उससे अलग होते हुए कहता है, बस अपनी खुशी का इजहार कर रहा हूँ, ये सुनकर कि तुम भी उस दिन मुझे प्रपोज करने वाली थी। ये सुन मुस्कान हैरान हो जाती है और कहती है, मैं भी? मतलब तुम भी मुझे प्रपोज करने वाले थे? ये सुन अनूप कहता है, हाँ, क्योंकि मैं भी तुमसे पहली ही नज़र में प्यार करने लगता था और उस दिन मैं भी तुम्हें अपने दिल की बात कहने वाला था।
ये सुन मुस्कान अपने माथे पर मारते हुए कहती है ये सब मेरी गलती है, अगर उस दिन मैं अंदर चली गई होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। जिसे सुन अनूप उसे वापस हक करते हुए कहता है कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ और अच्छा ही है ना, वरना मुझे पता कैसे चलता कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। ये सुन मुस्कान शर्माने लगती है तो मौका देखकर अनूप भी अपने घुटनों पर बैठकर कहता है मुस्कान मुझे पता है कि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखा है, लेकिन आज मैं अनूप शर्मा तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद हर दुख हर मुसीबत को तुम तक पहुंचने से पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। आज से लेकर अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूं। आई लव यू मुस्कान, आई लव यू अलॉट। ये सुन मुस्कान बहुत भावुक हो जाती है और उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं। ये देख अनूप कहता है नहीं मुस्कान, आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। जिस पर मुस्कान कहती है अरे ये तो खुशी के आंसू हैं। जिस पर अनूप कहता है चाहे खुशी के हों या दुख के, लेकिन तुम्हारे आंखों में आंसू मुझे बहुत दर्द देते हैं। तुम्हें नहीं पता मैंने कैसे ये दिन गुजारे हैं, जब भी मैं तुम्हें देखता था मेरे दिल में एक टीसी उठती थी, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं आ सकता था। ये बोल अनूप आगे कुछ कहता उससे पहले मुस्कान उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहती है बस अब हम अतीत को और याद नहीं करेंगे और अपने आने वाले कल के बारे में बातें और सपने देखेंगे। ये बोल वो अनूप को गले लगा लेती है। 46 प्रैंक पड़ा भारी। अब आगे अनूप और मुस्कान के बीच सारी गलतफहमी दूर हो गई थी और दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे। दोनों ही आज बहुत दिनों बाद सुकून में थे, वरना दोनों ही एक दूसरे की तकलीफ देख घुट रहे थे, लेकिन अपने अपने ईगो के चलते कोई किसी से कुछ नहीं कहता था। लेकिन अब सब ठीक है गया था और दोनों अब साथ थे। काफी देर गले लगे रहने के बाद भी मुस्कान तो अनूप को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। ये देख अनूप कहता है लगता मेरी बाहों में तुम्हें कुछ ज्यादा ही सुकून मिल रहा है कि तुम मुझे छोड़ना ही नहीं चाह रही। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें गले लगाए रखने में, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि तुम मुझे अपनी पूरी जिंदगी गले लगाए रहो। ये सुन मुस्कान को होश आता है और वो तुरंत अनूप से अलग होती है और शर्माते हुए अपनी नज़रें झुका लेती है। जिसे देख अनूप को उस पर बड़ा प्यार आता है और वो अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है ओ जालिम, यूं ऐसे अपनी नज़रें ना झुकाया करो वरना ये दिल अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। ये बोल वो मुस्कुराने लगता है। वहीं मुस्कान भी उसकी इस तरह की चीज़ी बातें सुन कहती है ओ प्लीज़ तुम ना ऐसी बातें तो मत ही करो, तुम पर सूट नहीं करती हैं। ये सुन अनूप कहता है अरे बेबी ये चीज़ी बातें नहीं, मेरी रियल फीलिंग है। जिसे सुन मुस्कान और ज़्यादा हंसने लगती है और कहती है अच्छा ठीक है मैं समझ गई, अब चले हमें यहाँ काफ़ी देर हो चुकी है, वृशांक और भाव्या हमारा बाहर इंतजार कर रहे होंगे। ये बोल वो बाहर जाने लगती है। जिसे देख अनूप के दिमाग में एक प्लान आता है और वो मुस्कान को बाहर जाने से रोक लेता है। जिसे देख वो पूछती है क्या हुआ, जिस पर अनूप कहता है मेरे दिमाग में ना एक कमाल का प्लान आया है, क्यों ना हम वृशांक और भाव्या को थोड़ा परेशान करें। ये सुन मुस्कान कहती है अरे अब इन सब की क्या ज़रूरत है। जिस पर अनूप कहता है अरे करते हैं ना, मज़ा आएगा। जिस पर पहले तो मुस्कान मना करती है, लेकिन अनूप के जिद करने पर मान जाती है तो अनूप उसे अपना प्लान बताता है। जिसे सुन मुस्कान वापस से मना करते हुए कहती है नहीं मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं देने वाली। जिस पर अनूप कहता है प्लीज़ ना बेबी, सिर्फ एक बार, इसके बाद तो वैसे ही मैं कुछ नहीं करने वाला। ये सुन मुस्कान कहती है ठीक है लेकिन सिर्फ एक बार, और इस प्रैंक का जो भी अंजाम होगा वो सिर्फ तुम झेलोगे। ये सुन अनूप हाँ में सिर हिलाता है। अब अनूप के प्लान के मुताबिक मुस्कान को अपने गाल पर हाथ रखकर बाहर रोते हुए जाना था, जिससे वृशांक और भाव्या को लगे कि अनूप ने उस पर हाथ उठाया है, जिसके बाद वो लोग परेशान होकर उस पर गुस्सा करेंगे। जिसके कुछ देर बाद अनूप उन्हें बताएगा कि वो और मुस्कान एक साथ है और उसका गाल मार की वजह से नहीं बल्कि शर्म की वजह से लाल है। जिसे सुन दोनों खुश हो जाएंगे, लेकिन अगर प्रैंक प्लान के मुताबिक चला जाए तो मज़ा कहाँ आता है। वैसा ही कुछ अनूप के साथ होने वाला था। अब प्लान के मुताबिक मुस्कान अपने गाल पर हाथ रख और रोने का नाटक करते हुए कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। वहीं वृशांक और भाव्या स्पोर्ट्स रूम का दरवाजा खुलता देख उधर देखने लगते हैं, जहां से मुस्कान अपने गाल पर हाथ रखकर रोते हुए चली आ रही थी। वहीं कुछ ही दूरी पर अनूप भी गुस्से से चला आ रहा था। वहीं वृशांक और भाव्या ने मुस्कान को गालों पर हाथ रखकर बाहर निकलते हुए देखा तो उन्हें लगा कि अनूप ने उस पर हाथ उठाया है। यहाँ तक तो सब सही जा रहा था, लेकिन गड़बड़ यहाँ से शुरू हुई। भाव्या तो मुस्कान की ये हालत देख परेशान होकर उसके पास दौड़ी, लेकिन वृशांक का दिमाग सटक चुका था। उसने मुस्कान को सच में अपनी बहन ही माना था। ऊपर से जब से उसे उसकी सच्चाई पता चली थी वो मुस्कान की कुछ ज़्यादा ही केयर करने लगा था और अपने सच्चे मन से चाहता था कि मुस्कान को अनूप मिल जाए, लेकिन अनूप की इतनी हिम्मत कि उसने मुस्कान पर हाथ उठा दिया। ये देख वृशांक का गुस्सा आपे से बाहर हो गया। उसने गुस्से से अपने आप से कहा ये तुमने गलत कर दिया अनूप, अब तक तो मैं चाहता था कि सब सही से हो जाए, लेकिन तुम्हें मुस्कान पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ये बोल वो गुस्से से अनूप के पास गया। वहीं अनूप वृशांक और भाव्या को गुस्से में देख अपने मन ही मन हंसे जा रहा था। अब उस बेचारे को कहाँ पता था कि बहुत जल्दी ही ये हंसी उसके रोने में बदल जाएगी। वहीं वृशांक गुस्से से अनूप के पास गया और उसके मुंह पर एक जोर का थप्पड़ मार दिया। इस थप्पड़ की गूंज इतनी थी कि उसे सुन एक पल को भाव्या और मुस्कान भी कांप सी गई थी। वहीं अनूप के तो तोते ही उड़ गए थे। ये तो उसने अपने प्लान में सोचा नहीं था।
वहीं मुस्कान भी अनूप के प्लान को बिगड़ते देख तुरंत प्लान छोड़ती है और अपने आप से कहती है मैंने कहा था मत करो, लेकिन नहीं, इन्हें तो यही करना था, अब पड़ गई ना। वहीं ये सुन भाव्या उसे नासमझी से देखते हुए पूछती है तुम क्या कहना चाह रही हो, जिस पर मुस्कान उसे अनूप का वो बकवास प्लान बता देती है, जिसे सुन भाव्या को मन ही मन अनूप पर हंसी भी आ रही थी और उसके लिए दुख भी हो रहा था, लेकिन अभी उसे बचाना ज्यादा जरूरी था। ये सोच वो दोनों जल्दी से वृषांक और अनूप की तरफ भागी। वहीं वृषांक, जो कि इस वक्त काफी गुस्से में था, अनूप का कॉलर पकड़ते हुए गुस्से से कहता है तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की, तुझे क्या लगा उसके आगे पीछे कोई नहीं है तो तू जो चाहे वो करेगा, लेकिन तू ये कैसे भूल गया कि अभी मैं जिंदा हूँ। आज तूने मुस्कान पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं तुझे बताता हूँ कि दर्द किसे कहते हैं। ये बोल वो अनूप को और थप्पड़ मारने लगा। वहीं अनूप, जो अभी भी पहले वाले थप्पड़ के ही सदमे से बाहर नहीं निकला था कि उसे और थप्पड़ पड़ने लगे, वो कुछ कहना चाहता था लेकिन वृषांक तो उसे अपना मुंह तक खोलने नहीं दे रहा था। वहीं भाव्या और मुस्कान जल्दी से वृषांक के पास पहुंचे और भाव्या ने उसे अनूप से दूर किया, लेकिन तब तक को अनूप का गाल बंदर के पिछवाड़े से भी ज्यादा लाल हो चुका था, जिसे देख अब तो मुस्कान को भी बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन इस वक्त माहौल काफी सीरियस था। वहीं भाव्या वृषांक को दूर करते हुए कहती है बस करो विशी, अनूप बस एक प्रैंक कर रहा था हम सब के साथ। ये सुन वृषांक कहता है प्रैंक, कैसा प्रैंक, तुमने देखा नहीं? मुस्कान रो रही थी, जिस पर मुस्कान कहती है वृषांक वो तो मैं बस नाटक कर रही थी, ये सब अनूप का ही प्लान था कि वो तुम दोनों को परेशान करना चाहता था। फिर अनूप की तरफ देख मुस्कान हल्के गुस्से से कहती है और तुम बता नहीं सकते थे कि ये सब बस एक प्रैंक था? जिस पर अनूप अपने दोनों गालों को पकड़े कहता है इसने बोलने का मौका ही कहाँ दिया, बस आते ही शुरू हो गया। वहीं वृषांक, जो कि अभी भी काफी गुस्से में था, पूछता है लेकिन तुम्हें इस तरह का प्रैंक करने की जरूरत क्या थी? जिस पर अनूप कहता है अरे मैंने तो सोचा था कि तुम दोनों को थोड़ा परेशान करने के बाद हम दोनों तुम्हें बताएंगे कि हम दोनों अब साथ हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा प्रैंक मुझे ही भारी पड़ जाएगा। वहीं ये सुन कि वो दोनों अब साथ है, भाव्या बहुत खुश थी और अब कहीं ना कहीं वृषांक का गुस्सा भी शांत हो गया था। अब उसे भी अपने किए का पछतावा हो रहा था, तो वो अनूप के पास जाकर अपना हाथ आगे करता है, जिसे देख अनूप डर जाता है और अपने गाल पर वापस हाथ रख लेता है। ये देख अब की बार सब हंस पड़ते हैं। वहीं वृषांक भी मुस्कुराते हुए उसे उठाता है और गले लगाते हुए कहता है मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। वहीं भाव्या भी उन दोनों को बधाई देती है, लेकिन वृषांक अभी भी थोड़ा सीरियस था, तो वो अनूप का हाथ पकड़ते हुए कहता है अनूप मैं खुश हूं कि तुम दोनों के बीच सारी गलतफहमियां दूर हो गई है और तुम दोनों साथ हो, लेकिन मैं एक बात तुम्हें आज साफ साफ बता देना चाहता हूं कि मैंने मुस्कान को सच में अपनी बहन माना है, तो अगर आगे से कभी भी तुमने उसे दुख देने या रुलाने की सोची भी तो मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी दूंगा जहाँ मौत भी तुम्हें वरदान जैसी लगेगी। उसने अपने अब तक की बहुत दुख देख लिए, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि अब उसके लिए उसका भाई भी है जो उसे कभी दुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए आगे से कभी भी मुस्कान के आंखों में झूठे ही सही लेकिन आंसू नहीं आने चाहिए। वृषांक इस वक्त इतना सीरियस और डरावना साउंड कर रहा था कि सब उसकी बातों से एक पल को डर गए थे। तो भाव्या ने कहा विशी, अनूप ने कहा ना वो बस मजाक कर रहा था, जिस पर वृषांक ने कहा जानता हूं लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा था, मेरा कहा एक एक शब्द सच है। फिर अनूप की तरफ देख कहता है और इसे सिर्फ धमकी समझकर ट्राई मत करने लग जाना, वरना तुम्हारी सारी दौलत भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएगी। वहीं मुस्कान तो अपने लिए इतना प्यार देख ही इमोशनल हो गई थी और जाकर वृषांक के गले लग गई, जिसे देख वृषांक उसे दुलारते हुए कहता है अरे पगली रो क्यों रही है, बल्कि आज तो तुझे खुश होना चाहिए कि तुझे तेरा सच्चा प्यार मिल गया है। जिस पर मुस्कान भी रोते हुए कहती है वृषांक मैं सच में आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मुझे दो रिश्ते मिले हैं, अनूप के रूप में एक सच्चा और अच्छा जीवन साथी, वहीं तुम्हारे रूप में एक बहुत ही प्यार भाई। ये बोल वो वापस से रोने लगती है, जिसे सुन वृषांक उसे आगे करते हुए कहता है बस कर, और कितना रोएगी, तुझे देखकर तो आंटी भी ऊपर से कहती होंगी कि मैंने तो अपनी बेटी को मजबूत होने को कहा था और ये तो छोटे बच्चों की तरफ रोदरू बन गई है। ये सुन मुस्कान के साथ साथ सब मुस्कुरा देते हैं। वहीं अनूप भी वृषांक का मुस्कान के प्रति इतना प्यार देख खुश हो गया था और वृषांक के पास आकर कहता है मैं वादा करता हूं कि अब से लेकर जब तक मेरी सांस चलेगी मैं मुस्कान को कभी कोई दुख होने नहीं दूंगा। ये सुन वृषांक मुस्कुरा देता है और उसे भी अपने लगे लगा लेता है। वहीं कुछ देर खड़ी भाव्या ये सब देखकर भावुक हो रही थी और सबसे कहती है अरे मैं भी हूँ, मुझे भी गले लगना है। जिस पर मुस्कान कहती है तो तुझे रोका किसने है, आजा। ये बोल वो अपनी बाहें फैला देती है, जिसे देख भाव्या भी आकर उसके गले लग जाती है। सब एक दूसरे के गले लगे रहते हैं। वृषांक भी आज काफी खुश था, इस बात से अनजान कि उसके आगे कितना बड़ा तूफान उसका इंतजार कर रहा है। 47 बेचैन दिल। अब आगे सब एक दूसरे के गले लग रहे थे और बहुत खुश भी थे। जब ऐसे ही काफी देर तक सब गले लगे रहे तो मुस्कान ने कहा वैसे हम लोग कब तक यूं इस तरह गले लगे रहने वाले हैं? वो क्या है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने अनूप को मनाने के चक्कर में सुबह से कुछ नहीं खाया है। ये सुन सब मुस्कुराने लगते हैं और एक दूसरे से अलग होते हैं और जाकर कैंटीन में बैठ जाते हैं। वहीं भाव्या को जब से मुस्कान के बारे में पता चला था वो बहुत ही दुखी थी, लेकिन वो इस चीज़ को दिखा नहीं रही थी क्योंकि उसे पता था कि मुस्कान को पसंद नहीं कि कोई उसे सहानुभूति दिखाए। लेकिन उसका उतरा चेहरा देख मुस्कान समझ गई थी कि उसे भी सब पता चल चुका है, तो वो भाव्या का हाथ पकड़ कहती है
भाव्या, मुझे पता है तुम्हें मेरे लिए काफ़ी बुरा लग रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए बिल्कुल भी बुरा फील करो और इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब सब ठीक है और अब से मैं भी अपने कड़वे अतीत को भुलाने की कोशिश करूंगी और आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी, क्योंकि पहले मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था जिसके लिए मैं आगे के सपने देखूं, लेकिन अब मेरे पास मेरा परिवार है, प्यार और एक भाई भी है और तेरे जैसी एक प्यारी और बेवकूफ़ दोस्त भी है, इसलिए मैं भी वो सब कड़वी यादें भूलकर अपनी एक नई यादें बनाना चाहती हूँ तुम लोगों के साथ। उद्धरण चिन्ह। ये सुन भाव्या इमोशनल हो जाती है और मुस्कान को गले लगा लेती है, जिसे देख विशांक और अनूप भी काफ़ी खुश थे। तो अनूप बात रफा दफा करने के लिए कहता है, अब तुम दोनों का मिलाप खत्म हो गया हो तो हम कुछ खा लें। ये सुन मुस्कान और भाव्या एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगती हैं, तो अनूप ही बात आगे बढ़ाने के लिए कहता है, वैसे तुम लोगों को एक गुड न्यूज़ देनी है। जिस पर मुस्कान और भाव्या उसे देखने लगती है। वहीं विशांक को तो पता था कि वो गुड न्यूज़ क्या है, लेकिन फिर भी सबको दिखाने के लिए नाटक करते हुए पूछता है, क्या गुड न्यूज़ है भाई? उद्धरण चिन्ह। जिस पर अनूप कहता है, तुम्हें याद है विशांक, मैंने तुमसे कहा था कि माया की शादी है अगले महीने और उसके लिए पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं। जिस पर अनूप आगे कुछ बोलता तब तक भाव्या कहती है, माया की शादी है और पैसे कम पड़ रहे हैं, ये बात तुम्हें हमें पहले ही बतानी चाहिए थी ना, हम कुछ मिलकर करते। जिस पर मुस्कान भी कहती है, हाँ उसके लिए तो मुझे भी कुछ करना है और उससे तो मुझे माफ़ी मांगनी है, उस दिन मैंने उसे कितना कुछ सुना दिया था और माफ़ी भी नहीं मांगी। उद्धरण चिन्ह। जिस पर अनूप कहता है, अरे देवियों पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, मैं ये कह रहा था कि पैसे थोड़े कम पड़ रहे थे, लेकिन कल ही किसी आर.पी. कंपनी ने हमें काफ़ी सारा डोनेशन दिया है और वो हमारे लड़कियों को काम सिखाने और उनकी बिजनेस सेटअप करने के लिए मदद भी करने वाले हैं। ये सुन भाव्या कहती है, ये वही आर.पी. कंपनी तो नहीं जिसने कुछ दिन पहले वो अनाथ आश्रम वाला मॉल बनाकर उन बच्चों की मदद की थी? जिस पर अनूप कहता है, हाँ ये वही है। उद्धरण चिन्ह। ये सुन भाव्या कहती है, मानना पड़ेगा उस कंपनी का मालिक है तो काफ़ी अच्छा आदमी जो अपने काम के साथ साथ लोगों की भलाई भी कर रहा है और टैलेंटेड भी है। ये सुन अनूप कहता है, हाँ सही कहा तुमने, हॉल की मैं उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन माया बता रही थी उनका सेक्रेटरी भी काफ़ी अच्छा है और उसने तो कल काफ़ी समय भी आश्रम में बिताया था और उनकी मदद भी की थी। उद्धरण चिन्ह। वहीं विशांक अपनी तारीफ सुन के काफ़ी खुश था। भाई हो भी क्यों ना, जब आप जिसे पसंद करते हो और वो आपकी तारीफ करे तो किसे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन फिर अनूप कहता है, हाँ तो मेन बात यह है कि अब सब सॉल्व हो गया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अब तुम सब माया की शादी में शामिल हो और अपनी ब्लेसिंग्स दो। ये सुन भाव्या कहती है, क्यों नहीं, हम सब आएंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुन सब हाँ में हाँ मिलाते हैं। वो सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी विशांक का फ़ोन बजता है, जो कि विशाल का था। तो सबको एक्सक्यूज करके अलग जाता है और फ़ोन उठाता है और पूछता है, क्या बात है विशाल? जिस पर विशाल कहता है, बॉस हमें आज ही लखनऊ के लिए निकलना पड़ेगा, हमने जो लैंड होटल के लिए देखी थी उसका मालिक आज रात ही लंदन जा रहा है 2 महीनों के लिए, तो उसने हमसे कहा है कि अगर हो सके तो आज ही आकर मीटिंग करे लें। और वो इस बात के लिए माफ़ी भी मांग रहे थे कि उन्हें अचानक से ये सब बताना पड़ रहा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुन विशांत कहता है, ठीक है विशाल, तुम तैयार होकर सीधा एयरपोर्ट पर मिलो, मैं भी यहाँ से निकलता हूँ, वहाँ आऊँगा तो हमें लेट हो जाएगी। और हाँ सारी ज़रूरी फाइलें रख लेना, अब जा ही रहे हैं तो बाकी के सारे काम भी करते हुए ही आएंगे ताकि बार बार जाना ना पड़े। ये बोल वो फ़ोन रख देता है और सबके पास आते हुए कहता है, सॉरी गाइज मुझे कहीं जाना है तो मैं चलता हूँ। फिर भाव्या की तरफ मुड़कर कहता है, भाव्या मैंने ड्राइवर अंकल को फ़ोन कर दिया है, वो तुम्हें लेने आ जाएंगे और प्लीज़ सर से कह देना कि मैंने कल की छुट्टी ली है, क्योंकि हो सकता है मुझे आने में 1-2 दिन लग जाएं। उद्धरण चिन्ह। ये सुन भाव्या का दिल बेचैन हो उठता है कि वो अब 2 दिन विशांत को नहीं देख पाएगी। इतने दिन साथ रहते रहते उसे विशांत की आदत सी हो गई थी और अब उसके यूं जाने से उसे काफ़ी दुख हो रहा था और उदासी उसके चेहरे पर साफ साफ देखी जा सकती थी, लेकिन वो चाहकर भी उसे रोक नहीं सकती थी। तो भाव्या ने उससे पूछा, ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए तुम्हें 2 दिन बाहर रहना पड़ेगा? जिस पर विशांत को ना चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ता है कि जहाँ वो काम करता है उसके मालिक को कुछ सामान लेना उसकी के साथ उसे जाना होगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुन भाव्या को उस मालिक पर बहुत गुस्सा आता है। वहीं विशांत के बोल वहां से निकल जाता है, जिसे भाव्या बस जाते हुए देखती रह जाती है और ना चाहते हुए भी उसके आंखों में नमी आ जाती है, जिसे वो अनूप और मुस्कान के बड़ी सफाई से छिपा लेती है। वहीं विशांत वहां से निकल सीधा एयरपोर्ट पहुंचता है, जहां उसे विशाल उसका ही वेट करता हूं मिल जाता है और दोनों लखनऊ के लिए निकल जाते हैं और शाम होते होते लखनऊ पहुंच जाते हैं। लखनऊ नवाबों का शहर, एक ऐसा शहर जहां की तहजीब की लोग मिसालें देते हैं। नफाजत और नज़ाकत का अद्भुत संगम है ये शहर, जहां किसी को किसी बात की कोई जल्दी नहीं। ऐसा शहर जहां के लोगों से अगर आप 2 मीठे बोल भी बोल दो तो वो आपके लिए जान तक देने को तैयार हो जाएंगे। ये एकमात्र ऐसा शहर है जहां चिकन खाने के साथ साथ पहना भी जाता है। शर्मा जी चाय और हजरतगंज की शाम का तो अपना एक अलग ही मजा है। इमामबाड़ा और रेजिडेंसी जैसे धरोहर यहाँ देखने को मिल जाएंगी। हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है ये शहर। विशांत को भी ये जगह काफ़ी पसंद आती है। वो वहाँ से सीधा उस लैंड के मालिक मिस्टर जावेद अंसारी जी से मिलने जाता है, जो कि एक काफ़ी सुलझे हुए और मिलनसार आदमी थे।
और उनका लखनऊ में काफ़ी नाम था। लेकिन जब वो वृषांक से मिले तो उससे अपने अचानक प्लान के लिए माफ़ी मांगी, जिसे देख वृषांक को काफ़ी अच्छा लगा, जिसके बाद मीटिंग हुई और वृषांक को वो लैंड बड़े ही आराम से मिल गई। अब उसे वहां रुककर अपने होटल के लिए बाकी काम करने थे, जिसके लिए जावेद जी ने अपना सेक्रेटरी देते हुए कहता, जनाब आप हमारे शहर के मेहमान में और हमारा फ़र्ज बनता है कि जब तक आप यहाँ हैं आपको कोई तकलीफ ना हो। ये मेरा सेक्रेटरी है, आपको जो भी काम हो इससे कह दीजिएगा, ये आपको सब दिखा और बता देगा, और हाँ जाते जाते हमारे लखनऊ की सैर करते हुए जरूर जाएगा। ये बोल जावेद जी ने विदा ले ली। वहीं उनके सेक्रेटरी ने कल मिलने का बोल वहां से निकल गया। वहीं वृषांक और विशाल भी अपने होटल आ गए और वृषांक ने विशाल को आराम करने का बोल अपने कमरे में चला गया और जाते ही अपने बेड पर लेट गया। आज इतने दिनों में पहली बार ऐसा था कि वो और भाव्या एक दूसरे से दूर थे। वृषांक को भाव्या की याद आ रही थी। वहीं भाव्या का भी हाल वृषांक से कुछ जुदा नहीं था, उसे भी वृषांक की बहुत याद आ रही थी। बेड पर लेटे हुए दोनों ही एक दूसरे को याद कर रहे थे और एक दूसरे से बात करना चाहते थे, लेकिन हिचक रहे थे। वृषांक बार बार भाव्या का नंबर डायल करता लेकिन कट कर देता। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे ये क्या हो गया है। वो इन्हीं सब सोच में गुम था जब भाव्या को कॉल लग गई। वहीं भाव्या तो इस इंतजार में ही बैठी थी कि कब वृषांक फ़ोन करे और वो उससे बात कर पाए। वहीं वृषांक अपनी सोच हमें गुम था जब भाव्या को कॉल लग गई थी, और जब तक उसे इस बात का एहसास होता तब तक तो भाव्या ने कॉल उठा ली थी। ये देख वृषांक अपने माथे पर मारते हुए कहता है, क्या जरूरत थी फ़ोन करने की, क्या सोच रही होगी वो। वहीं भाव्या भी अपने आप से सवाल कर रही थी, उठा तो लिया लेकिन कहूंगी क्या। दोनों ही अपनी अपनी सोच में थे कि बात क्या करेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि सच्ची मोहब्बत को अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए तो सामने वाले का एहसास ही काफ़ी है। तो क्या होगा आगे और क्या बात करेंगे दोनों। 48 एहसास दिलों के। अब आगे वृषांक अपने होटल रूम में आकर बेड पर लेटे हुए भाव्या को ही याद कर रहा था, क्योंकि इतने दिनों में ये पहली बार था जब दोनों एक दूसरे से अलग थे। उसे भाव्या की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और जब उससे नहीं रहा गया था तो वो अपने कमरे की बालकनी में चला गया और वहां खड़े लखनऊ शहर को देखने लगा, जो कि रात में जगमगा रहा था। यहाँ भी उसे भाव्या की याद ही आ रही थी और वो अपने आप से कहता है, कितना अच्छा है ये शहर और कितना सुकून है यहाँ, मैं एक बार यहाँ भाव्या को लेकर जरूर आऊँगा। ये सोच वो अपना फ़ोन निकालता है और भाव्या को फ़ोन करने का सोचता है, लेकिन बात क्या करेगा उसे ये समझ नहीं आ रहा था। वहीं ऐसा ही कुछ हाल भाव्या का भी था, वो भी वृषांक को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। उसका को आज घर में मन ही नहीं लग रहा था। रोज तो उसकी नज़र हमेशा दरवाजे पर होती थी कि कब वृषांक आएगा, लेकिन आज तो वो वजह ही दूर थी। उसे याद आता है जब वृषांक ने उसे उस दिन गले लगाया था। भाव्या को कितना सेफ और सुकून फील हुआ था, उसकी बाहों में वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। उस दिन भाव्या को दुनिया जहां का सुख एक तरफ और वृषांक की बाहों का सुकून एक तरफ लग रहा था। ये सब याद करते करते उसने भी अपना फ़ोन उठा लिया, लेकिन वो भी इसी उधेड़ बूंद में थी कि क्या बात करेगी उससे, क्योंकि रात तो काफ़ी हो गई थी। यही हाल इधर वृषांक का भी था, वो भी बार बार फ़ोन में भाव्या का नंबर डायल करता लेकिन फिर काट देता। एक बार फिर उसने यही किया, लेकिन इस बार उसके फ़ोन लगाते ही वो रिंग होने लगा। वहीं भाव्या भी इसी उधेड़ बूंद में थी, वो फ़ोन लगाए या ना लगाए कि तभी उसका फ़ोन रिंग होने लगा। देखा तो वृषांक का ही कॉल था, जिसे देख उसके चेहरे पर 1000 वॉट की स्माइल आ गई और दिल तो खुशी से नाचने ही लगा। लेकिन फिर उसने खुद को काबू करते हुए आराम से फ़ोन उठाया। वहीं वृषांक को जब तक होश आता तब तक तो फ़ोन उठ भी चुका था। अब वो क्या करे, तो उसने अपना फ़ोन कान में लगाया और उधर से आती आवाज़ को सुनने की कोशिश की। वहीं भाव्या ने भी अपना फ़ोन कान में लगाया और वृषांक के कुछ कहने का इंतजार करने लगी। दोनों ही एक दूसरे के कुछ कहने का इंतजार कर रहे थे, या यूं कहो दोनों ही एक दूसरे की सांसों की आवाज़ सुनकर रही अपने बेचैन दिल को सुकून दे रहे थे। शायद मोहब्बत ऐसी ही होती है जिसमें एक दूसरे के बिना कुछ कहे ही काफ़ी बातें हो जाती हैं। दोनों यूं ही कुछ देर एक दूसरे को महसूस करते रहे तो वृषांक ने ही चुप्पी तोड़ते हुए कहा, सो रही थी क्या। वहीं भाव्या वृषांक की आवाज़ सुनकर तो जैसे अब जाकर उसके दिल को करार आया था, वो बड़े आराम से कहती है, नहीं बस ऐसे ही बैठी थी। तुम बताओ तुम कहाँ हो और क्या कर रहे थे। जिस पर वृषांक भी भाव्या की आवाज़ सुन सुकून सा महसूस करता है और कहता है, कुछ नहीं बस लखनऊ में हूँ, अभी काम से फुर्सत मिली है तो सोचा तुम्हें बता दूं कि मैं लखनऊ में हूँ। वहीं भाव्या ये सुन काफ़ी हैरान होती है और पूछती है, तुम लखनऊ में क्या कर रहे हो। जिस पर वृषांक कहता है, अरे मैंने बताया तो था कि मैं जहाँ काम करता हूँ उसके मालिक को कुछ सामान लेना था तो इसीलिए यहाँ उनके साथ आया हुआ हूँ। ये सुन भाव्या कुछ नहीं बोलती और एक बार फिर दोनों तरफ शांति छा जाती है, जिसे इस बार भाव्या तोड़ते हुए कहती है, तुमने खाना खाया। जिस पर वृषांक कहता है, नहीं बस अभी अभी आया हूँ तो मौका नहीं मिला। वृषांक उसके आगे कुछ कहता तब तक भाव्या की हल्के गुस्से से भरी आवाज़ आती है, क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, तुमने वक्त देखा विशी कितना हो रहा है, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो अपने हेल्थ को लेकर। भाव्या उसे डांटने लगती है। वहीं वृषांक भाव्या का अपने लिए इतनी केयर देखकर मन ही मन काफ़ी खुश हो रहा था। उसे तो उसकी डांट में भी उसका प्यार ही नजर आ रहा था, जिसे सोचते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। तो वृषांक उसे शांत कराते हुए कहता है, अरे बाबा ठीक है मैं अभी खा लूंगा, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो। जिस पर भाव्या कहती है, क्योंकि तुम अपना खुद का कभी ख्याल नहीं रखते हो। जिस पर वृषांक के मुंह से फ्लो में निकल जाता है, क्योंकि तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। जिसे सुन भाव्या जितना हैरान थी उससे कहीं ज्यादा वृषांक खुद हैरान था कि ये उसने क्या बोल दिया।
लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा दोनों को ही ये लगा था, तो वृषांक बात घुमाने के लिए कहता है अच्छा ठीक है मैं फ़ोन रखता हूँ, जिस पर भाव्या भी कहती है ठीक है अपना ख्याल रखना और टाइम पर खाना खाना और हाँ वहाँ की लड़कियों से दूर ही रहना समझे। जिसे सुन वृषांक के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है और वो कहता है हाँ मुझे पता है कि मुझे लड़कियों से दूर रहना है, क्योंकि किसी को लड़कियों का मेरे करीब आना पसंद नहीं है। ये सुन भाव्या अपने जीभ को अपने दांतों तले दबा लेती है और शर्मा जाती है और शर्माते हुए ही कहती है अच्छा मैं फ़ोन रख रही हूँ ओके बाय। ये बोल वो तुरंत फ़ोन काट देती है, जिसे देख वृषांक को हंसी आ जाती है। वहीं भाव्या के चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल थी। जहाँ कुछ देर पहले दोनों ही एक दूसरे को याद करके उदास थे, वहीं अब दोनों के ही चेहरे पर हंसी थी। दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। अगले दिन भाव्या की आंख थोड़ी देर से खुली, क्योंकि आज उसे वृषांक की पूजा करती आवाज़ सुनाई नहीं थी, क्योंकि उसकी आदत हो गई थी वृषांक के जाप की आवाज़ सुनकर उठने की, लेकिन आज वो आवाज़ उसे सुनाई नहीं दी, जिसकी वजह से वो कॉलेज के लिए लेट हो गई। वहीं कॉलेज में आज भाव्या काफ़ी खुश नजर आ रही थी कल की बातों की वजह से, जिसे देख मुस्कान ने पूछा क्या बात है आज तो बड़ी खुश लग रही है, जिस पर भाव्या ने हंसकर बात टाल दी और अपनी क्लास करने लगी। वहीं वृषांक भी सुबह उठकर अपने काम में लग गया। वो जल्द से जल्द अपना काम निपटा कर भाव्या के पास जा सके, लेकिन सिर्फ चाह लेने से अगर सारे काम होते तो कितना अच्छा होता ना, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं सकता। उसे एक के बाद एक काम आते ही चले जा रहे थे, जिसे वो दिन रात बिना खाए पिए बस करता चला जा रहा था। यहाँ तक कि रात होते होते तक वो इतना थक जाता था कि बेड पर जाते ही उसे नींद आ जाती थी। वहीं भाव्या वृषांक के फ़ोन न आने से थोड़ी परेशान तो हुई, लेकिन फिर ये सोचकर हो सकता है कुछ काम आ गया हो इसलिए नहीं कर पाया वो भी सो जाती है। लेकिन यहाँ लखनऊ में काम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जिसके चलते 2 दिन कब 1 हफ्ते में बदल गए उसे पता ही नहीं चला। इस बीच उसकी भाव्या से एक बार भी बात नहीं हो पाई थी। वहीं भाव्या का तो और भी ज़्यादा बुरा हाल था। वो तो पहले ही वृषांक के जाने से दुखी थी, लेकिन अब उसके फ़ोन ना करने से और ज़्यादा उदास रहने लगी थी। जिसे देख कौशल्या जी ने पूछा भी कि क्या बात है, लेकिन भाव्या क्या बताती जब उसे खुद कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो इतनी ज़्यादा दुखी और परेशान क्यों है। अब वो घंटों अपने फ़ोन को देखा करती कि शायद वृषांक का फ़ोन आ जाए और वो उठा ना पाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। वो अपने आप से बातें करती हुई कहती है याद नहीं आती होगी ना मेरी उसे, शायद इसीलिए उसने फ़ोन करना ज़रूरी नहीं समझा। इतना भी क्या काम में बिजी हो जाना कि एक फ़ोन तक करने की फुर्सत नहीं होती है। अरे फ़ोन करो मत, लेकिन उठा तो लो। लेकिन नहीं, और करें भी क्यों, मैं लगी कौन हूँ उसकी। शायद मैंने ही कुछ ज़्यादा सोच लिया कि हम दोनों के बीच दोस्ती से ज़्यादा कुछ है। ये बोल वो सिसकने लगी। वहीं वृषांक का हाल भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। वो अपने काम जल्दी जल्दी निपटा रहा था, लेकिन उसे हर वक्त बस भाव्या ही याद आती थी। वो चाहता था कि कितनी जल्दी काम खत्म हो और वो भाव्या के पास जा सके। उधर भाव्या को तो अब हर जगह वृषांक नजर आने लगा था, जिसे देख वो खुश हो जाती, लेकिन जैसे ही उसके पास जाती तो वो वहां से गायब हो जाता, जिसे एहसास कर वो और ज़्यादा दुखी हो जाती। ये सब मुस्कान काफ़ी दिनों से देख रही थी, तो उसने भाव्या से इस बारे में बात करने की सोची और उसे लेकर कैंटीन में आ गई और उसे देखने लगी। वहीं भाव्या तो अभी उदास ही थी, जिसे देख मुस्कान पूछती है मैडम क्या हुआ है, क्यों देवदास मोड ऑन कर लिया है तुमने। जिसे सुन भाव्या अपने होश में आती है और कहती है तू क्या बात कर रही है, ऐसा कुछ नहीं, मैं क्यों देवदास बनूंगी, मैं वृषांक के बारे में नहीं सोच रही थी। जिस पर मुस्कान कहती है लेकिन मैंने तो कहा ही नहीं कि तू वृषांक के बारे में सोच रही थी। ये सुन भाव्या का सब्र अब जवाब दे गया और वो मुस्कान के गले लग फुट फुट कर रोने लगी, जिसे देख एक पल को तो मुस्कान भी घबरा गई कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई। तो मुस्कान उसे संभालते हुए पूछती है क्या है भाव्या बताओ मुझे, जिस पर भाव्या रोते हुए कहती है 1 हफ्ते से उसकी कोई खबर नहीं है, मुझे अब डर लग रहा है। ये सुन मुस्कान समझ जाती है कि भाव्या किसकी बात कर रही है, तो वो उसे संभालते हुए कहती है अरे तो हो सकता है ना उसे कुछ काम आ गया हो, तू परेशान क्यों होती है, बच्चा थोड़ी है वृषांक। जिस पर भाव्या कहती है इतना भी क्या बिजी होना कि फ़ोन तक करने की फुर्सत नहीं है। जिसे सुन मुस्कान कहती है हो सकता है कोई काम सच में ज़रूरी आ गया हो जिसके कारण वो तुझे फ़ोन नहीं कर पा रहा हो। लेकिन भाव्या फिर भी चुप नहीं होती, तो मुस्कान उसे खुद से अलग कर पूछती है भाव्या क्या तुम वृषांक से प्यार करने लगी हो। जिसे सुन भाव्या मुस्कान को देखने लगती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस उसकी फिक्र हो रही थी, बस और कुछ नहीं। जिसे सुन मुस्कान कहती है भाव्या मेरी आंखों में देखकर ये बात बोलो, क्योंकि मुझे पता है तुम दोनों के बीच हो है वो दोस्ती से बगड़ कर है, वरना कोई दोस्त अपने दोस्त के लिए इतना परेशान नहीं होता। ये सुन भाव्या उसे देखने लगी। तो क्या होगा आगे और क्या जवाब देगी भाव्या मुस्कान को, क्या भाव्या को एहसास हो जाएगा अपने प्यार का कि वो वृषांक से प्यार करने लगी है। जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारी कहानी जिसका नाम है रीबर्थ ऑफ लव एंड ट्रस्ट। 49 वहम या हकीकत। अब आगे मुस्कान वृषांक के फ़ोन ना करने से काफ़ी ज़्यादा उदास रहने लगी थी, जिसे देख मुस्कान उससे पूछती है क्या बात है, क्यों देवदास मोड ऑन करके बैठी है। जिस पर भाव्या अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहती है ना नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं क्यों देवदास बनूंगी, मैं कोई वृषांक को याद थोड़ी कर रही हूँ जो उदास रहूंगी। जिस पर मुस्कान कहती है पर मैंने तो कहा ही नहीं तू वृषांक की वजह से उदास है।
उसका ये बोलना था कि भाव्या जो अब तक अपने आप को किसी तरह संभाल कर बैठी हुई थी उसका सारा सब्र छूट जाता है और वो फुट फुट कर रोने लगती है, जिसे देख मुस्कान पहले तो हैरान हो जाती है, फिर भाव्या को संभालते हुए कहती है भाव्या मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। तो भाव्या उसे देखती है तो मुस्कान पूछती है भाव्या क्या तुम वृषांक से प्यार करने लगी हो, जिस पर भाव्या उसे देखने लगती है लेकिन कहती कुछ नहीं। वहीं मुस्कान भाव्या का जवाब ना पाकर उसे समझ में आ जाता है कि जो उसने सवाल पूछा है उसका जवाब क्या है, तो मुस्कान कहती है तो फिर तुमने उसे ये बताया क्यों नहीं, जिस पर भाव्या कहती है मुझे भी कहाँ एहसास था इस बात का कि मैं उसे इतना प्यार करने लगी हूँ कि उसकी एक पल की भी दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। मुझे तो उसके जाने के बाद ये एहसास हुआ कि मैं उसे कितना चाहने लगी हूँ, लेकिन तब से तो उसने मुझसे बात ही नहीं की, ऊपर से जब मैं फ़ोन कर रही हूँ तो फ़ोन भी नहीं उठ रहा है। मुस्कान मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया है या फिर उसे वहाँ कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई हो जिसकी वजह से वो मुझे फ़ोन नहीं कर रहा है, वरना इतना भी क्या काम में बिजी होना कि एक फ़ोन भी नहीं कर पा रहा है वो मुझे। जिस पर मुस्कान कहती है क्या तू भी कुछ भी सोचती रहती है, तुझे लगता है क्या कि वृषांत कभी ऐसा कुछ करेगा, तुझे विश्वास नहीं है क्या उस पर। जिस पर भाव्या कहती है उस पर तो है लेकिन आजकल की लड़कियों पर नहीं है, हैंडसम लड़का देखा नहीं कि चिपक जाती है जाकर और उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। मुस्कान उसकी बातों में जलन की भावना नोटिस कर लेती है और उसे छेड़ते हुए कहती है ओ हो तुझे तो अभी से इतनी पेजेसिव है उसके लिए, जिस पर भाव्या भी इतराते हुए कहती है और नहीं तो क्या मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे बॉयफ्रेंड की तरफ आंख उठाकर भी देख, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ये सुन मुस्कान और जोर से हंसने लगती है और कहती है जियो मेरी शेरनी, तू तो कतई खूंखार लग रही है, मुझे तो अभी से ही बेचारे वृषांत पर दया आ रही है, अगर कभी गलती से भी उसने किसी लड़की को आंखों उठाकर भी देख लिया तो तू तो उसका जीना ही हराम कर देगी। जिस पर भाव्या कहती है हो ये तू क्या कह रही है और तुझे वृषांत पर तरस आ रहा, बल्कि तुझे तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं हूँ जो उसे जिंदगी भर झेलने वाली हूँ, जिंदगी भी मुझे उसे दूसरी लड़कियों से बचाकर रखना होगा। ये हैंडसम बॉयफ्रेंड होना भी सच में एक सिरदर्द ही है। ये सुन मुस्कान और जोर से हंसने लगती है और बड़े ही शायराना अंदाज में कहती है ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये सुन भाव्या कहती है यार एक तो मैं यहाँ पहले ही काफ़ी टेंशन में हूँ और तू है कि मेरे मजे ही लिए जा रही है। जिस पर मुस्कान कहती है मेरी जान तुझे वृषांत पर थोड़ा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ वो बिल्कुल भी ऐसा लड़का नहीं है जो किसी के भी बहकावे में आ जाएगा। और रही बात उसके फ़ोन ना करने की, तो यार हो सकता है उसे सच में काफ़ी काम हो जिसकी वजह से वो तुम्हें कॉल ना कर पा रहा हो। तुझे इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, बल्कि तुझे तो ये सोचना चाहिए कि तू वृषांत को अपने दिल की बात कैसे बताएगी। ये सुन भाव्या शर्माने लगती है, उसे मुस्कान से अपने दिल की बात करने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, लेकिन अभी भी वो वृषांत के फ़ोन ना करने से परेशान थी। जिसके बाद वो अपने घर के लिए निकल जाती है और यूं ही 2 दिन और बीत जाते हैं। इन दिनों में भी वृषांत ने भाव्या को कोई कॉल नहीं की थी, जिसकी वजह से भाव्या को तो अब वृषांत हर जगह ही नजर आने लगा था, और जैसे ही वो उसे देख खुश होकर उसके पास जाती है वो हवा की तरह गायब हो जाता, जिसे देख भाव्या फिर मायूस हो जाती। लेकिन कहते हैं इंतजार का फल हमेशा मीठा ही होता है, ऐसा ही कुछ भाव्या के साथ भी होने वाला था। रात में सबके खाना खाने के बाद भाव्या बर्तनों को किचन में रख कर आकर बाहर गार्डन में बैठ जाती है और वृषांत के साथ बिताए उन पलों को याद करने लग जाती है जिनमें वो दोनों एक साथ थे, कि तभी उसकी नज़र सामने खड़े वृषांत पर जाती है जो उसे देख मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन भाव्या उसे अपना वहम समझकर कोई भी रिएक्शन नहीं देती, जिसे देख वृषांक हैरान हो जाती है। दरअसल वृषांक अपना काम जल्दी से जल्दी निपटा कर भाव्या के पास जाना चाहता था, क्योंकि इन दिनों उसने अपने काम के चलते भाव्या से बिल्कुल भी बात नहीं की होती है। पूरे रास्ते आते वक्त वो यही सोच रहा होता है कि भाव्या उसे देख क्या रिएक्शन देगी, जिसे सोच वो थोड़ा नर्वस हो रहा होता है, लेकिन उसने भाव्या से इस रिएक्शन की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि भाव्या ने उसे देखकर भी इग्नोर क्यों कर दिया। वहीं भाव्या वृषांक को अपना केवल वहम मानकर उसे नहीं देखती और वहां से जाने लगती है। उसे यूं इस तरह जाता देख वृषांक और ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है ये क्या, उसने मुझे इग्नोर किया, आखिर ये हो क्या रहा है। तो वो वापस से भागकर भाव्या के सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देख भाव्या कहती है क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, मुझे पता है तुम सिर्फ मेरे वहम हो, अभी मैं तुम्हें हाथ लगाऊंगी और तुम गायब हो जाओगे, क्यों कर रहे तुम ऐसा विशी, क्या तुम्हें मेरी याद बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तुमने एक बार भी मुझे फ़ोन नहीं किया, यहाँ तक मेरे फ़ोन का भी जवाब नहीं दिया और बार बार तुम यूं इस तरह मेरे सामने आकर मुझे और तड़पा रहे हो। ये सब सुन वृषांत को अब अपनी गलती का एहसास होता है कि वो अपने काम में इतना खो गया था कि उसने भाव्या को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, और एक वो थी कि हर पल मुझे याद कर रही थी। ये जानकर कि भाव्या उसे हर पल याद कर रही थी उसे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है और उसका दिल प्यार से भर जाता है। तो वृषांक उससे बड़े प्यार से कहता है इस बार हाथ लगा कर देखो, मैं नहीं गायब होऊंगा। जिस पर भाव्या कहती है ये तुम हर बार कहते हो लेकिन फिर भी गायब हो जाते हो। जिसे सुन वृषांक मुस्कुराने लगता है और कहता है लेकिन मैं इस बार झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जिस पर भाव्या ये सुन उसके पास जाकर उसे छूने को ही होती है कि अब वृषांक से बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था, तो भाव्या को पकड़कर अपने गले से लगा लेता है, जिसे देख भाव्या भी हैरान हो जाती है।
अब जाकर वृषांत के दिल को सुकून आया था क्योंकि इतने दिनों से उसने भी भाव्या को बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया था और अब जाकर उसके दिल को करार आया था। वहीं भाव्या तो एकदम शौक ही हो गई थी। यूं इस तरह वृषांत के अचानक से सामने आ जाने से उसे तो अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच है, लेकिन फिर कुछ देर बाद भी जब वृषांत गायब नहीं होता तो उसे यकीन हो जाता है कि वो सच में आ गया है, जिसका एहसास होते ही वो वृषांत को और टाइट हक कर लेती है और इतने दिन से अपने बेचैन पड़े दिल को करार देने लगती है। दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे, जिसकी वजह से कोई भी एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं था। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे को महसूस कर रहे थे कि तभी वृषांत को अपनी शर्ट कुछ गीली महसूस होती है, जिसे देख वो भाव्या को अपने से दूर करके देखता है तो पता है कि भाव्या रो रही थी, जिसे देख उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो बेचैन हो उठता है और पूछता है, भाव्या क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, क्या कुछ हुआ है। जिस पर भाव्या और जोर से रोने लगती है और उसके सीने पर मुँह के बसाते हुए कहने लगती है, तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। इतने दिनों में तुमने मुझे एक बार भी कॉल करने की ज़रूरत नहीं समझी, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आती थी ना। आई हेट यू विशी, आई हेट यू। ये बोलते हुए वो उसे लगातार मारे जा रही होती है। वहीं वृषांत भाव्या का ये रूप देख काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और उसे भाव्या पर बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा था, तो उसने भाव्या को वापस से गले लगा लिया, जिससे भाव्या ने भी वापस गले लगा लिया। तब वृषांत कहता है, आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया क्योंकि मैं काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया था, और ये भी सच है कि मैंने तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं किया। जिसे सुन भाव्या वापस से गुस्सा होकर अपना सिर वृषांत के सीने से निकालते हुए कहती है, इसका मतलब मैं सही थी, तुमने मुझे बिल्कुल भी याद नहीं किया, मैं ही पागल थी जो हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती थी, तुम बहुत बुरे हो, छोड़ो मुझे, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ये देख वृषांत उसे वापस से अपने सीने में छिपा लेता है और कहता है, अरे मेरी शेरनी, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैंने तुम्हें याद इसलिए नहीं किया क्योंकि याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें हमें लगता है कि हम उन्हें भूल जाएंगे, तुम तो हमेशा मेरे दिल में बसी हो, तो तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये सुन भाव्या बहुत ही खुश होती है और वापस से अपना सिर वृषांत के सीने में छिपा लेती है। दोनों ही आज कई दिनों बाद एक दूसरे के साथ थे, जिसे वो जी भर के महसूस कर लेना चाहते थे। कुछ देर यूं ही एक दूसरे के गले लगे खड़े रहने के बाद वृषांत कहता है, भाव्या तो भाव्या उसके गले लगे ही बोलती है, हम। तो वृषांत कहता है, मैं काफ़ी दूर से सफ़र करके आया हूँ, मुझे भूख लगी है। जिसे सुन भाव्या को अब जाकर अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने वृषांत को तो पूछा ही नहीं कि वो खाना खाकर आया है भी या नहीं। ये सोच वो जल्दी से वृषांत से अलग होती है और कहती है, सब मेरी ही गलती है, मैं तुमसे नाराज़ होने के चक्कर में ये तक भूल गई कि तुम भूखे होगे, तुम जल्दी से हाथ मुँह धोकर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ये बोल वो वहाँ से जाने लगती है तो वृषांत उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे देख भाव्या उसे आंखों के इशारों से पूछती है, क्या हुआ। जिस पर वृषांत कुछ ना कहकर उसके पास आता है और उसके माथे पर एक प्यारा सा किस करते हुए कहता है, थैंक यू मुझे इतना मिस करने के लिए और मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। जिसे सुन भाव्या शर्मा जाती है और बात घुमाने के लिए कहती है, अच्छा अब जल्दी से जाओ और हाथ मुंह धोकर आओ, समझे। ये बोल वो वहाँ से जल्दी से चली जाती है। वहीं उसे इस तरह भागता हुआ देख वृषांत मुस्कुरा देता है, तो वहीं भाव्या भी कुछ दूर जाकर रुक जाती है और कुछ देर पहले के पल को याद करने लगती है जब वृषांत ने उसके माथे पर किस किया था। ये सोच उसका हाथ अपने आप ही अपने माथे पर चला जाता है और वो शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। तो क्या होगा आगे, आज दोनों ने ही साफ साफ ना सही लेकिन इशारों में तो एक दूसरे को बता ही दिया है कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। लेकिन क्या आगे भी यूं इस तरह सब सही चलेगा या फिर कुछ बड़ा होगा। 50 अनकहा इजहार। अब आगे, वृषांत के माथे पर किस करने के बाद भाव्या शर्मा गई थी, लेकिन अपनी झेप मिटाने के लिए कहती है, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। ये बोल वो वृषांत की बिना सुने वहाँ से भाग गई, जिसे देख वृषांत मुस्कुराने लगता है। उसे आज काफ़ी दिनों बाद काफ़ी सुकून मिल रहा था, शायद इसे ही प्यार कहते हैं। ये सोच वो अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वहीं भाव्या भी आगे आकर रुक जाती है और अभी अभी हुए उस मोमेंट को याद कर रही होती है कि कैसे वृषांत ने उसके माथे पर किस किया था, जिसे याद कर भाव्या के हाथ अपने आप उसके माथे पर चले जाते हैं और वो भी मुस्कुरा देती है। उसे भी आज कई दिनों बाद सुकून मिला था क्योंकि वृषांत से बात ना हो पाने के कारण वो काफ़ी उदास और बेचैन जो रहने लगी थी। कुछ देर बाद वृषांत आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है तो भाव्या भी उसके लिए खाना ले आती है और आकर उसे पास ही बैठ जाती है। दोनों ही अभी कुछ देर पहले जो हुआ उसकी वजह से थोड़ा ऑकवर्ड महसूस कर रहे थे और नज़रें नहीं मिला रहे थे, तो भाव्या ने ही इस माहौल को थोड़ा लाइट करने के लिए पूछा, तो तुम्हारा काम हो गया लखनऊ में, वैसे कैसा लगा तुम्हें लखनऊ। जिस पर वृषांत उसे अपने लखनऊ में बिताए पलों को बताने लगता है, जिसे भाव्या बड़े ध्यान से सुन रही होती है, या यूं कहें उसे तो वृषांत की हर छोटी से छोटी बात में भी दिलचस्पी थी। वहीं वृषांत भी उसे काफ़ी कुछ बता रहा था और अंत में कहता है, तो ये था मेरा लखनऊ का सफ़र, मुझे वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे लगे और उनकी बोली तो बहुत ही अच्छी है, मैं तुम्हें भी एक बार वहाँ ज़रूर ले जाऊँगा। ये सुन भाव्या मुस्कुरा देती है तो वृषांत भी अपना खाना खाने में बिजी हो जाता है और भाव्या उसे देखने में वृषांत खाना खत्म कर कहता है, भाव्या क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहोगी। जिस पर भाव्या कहती है, ठीक है चलो। ये सुन वृषांत कहता है, ठीक है तुम बाहर वेट करो, मैं वॉलेट और चाबी लेकर आता हूँ। ये बोल वो अपने कमरे में चला जाता है। वहीं भाव्या कार के पास चली जाती है। वृषांत वॉलेट और चाबी उठाकर जाने को होता है कि उसे कुछ याद आता है। वो जल्दी से अपना बैग खोलता है और उसमें से कुछ निकालता है और देखकर मुस्कुरा देता है।
उसे लेकर वो भाव्या के पास आ जाता है और उससे छिपाकर कार में रख देता है। जिसके बाद दोनों आइसक्रीम खाने चले जाते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, ऊपर से जब आपका चाहने वाला आपके साथ हो तो वो और भी ज़्यादा सुहाना हो जाता है। ऐसा ही कुछ भाव्या और विशांक भी महसूस कर रहे थे। इस 10 दिन की जुदाई ने उन्हें कहीं ना कहीं और नज़दीक ला दिया था, जिसे दोनों ही फील कर पा रहे थे। विशांक एक आइसक्रीम पार्लर के बाहर कार रोकता है और भाव्या के लिए आइसक्रीम लाने चला जाता है। वहीं भाव्या तो अभी भी अपने और विशांक के बारे में ही सोच रही होती है कि तभी विशांक आइसक्रीम ले आता है, जिसे दोनों ही खेलते और मस्ती करते हुए खाने लगते हैं। काफ़ी देर मस्ती करने के बाद दोनों वॉक करने लगते हैं, जहां विशांक बार बार भाव्या का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और अंत में वो उसका हाथ पकड़ ही लेता है, जिसे देख भाव्या पहले उसके पकड़े हुए उस हाथ को और फिर विशांक को देखने लगती है, जिसे देख विशांक जल्दी से वो हाथ छोड़ देता है और हकलाते हुए कहता है, आई थिंक हमें चलना चाहिए, काफ़ी रात हो गई है। ये बोल वो जैसे ही जाने को मुड़ता है, इस बार भाव्या उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, साथ में चलते हैं। जिसे सुन विशांक तो बस भाव्या को ही देखता रह जाता है और दोनों शांति से एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलने लगते हैं। दोनों ही ये पल एंजॉय कर रहे होते हैं। आज दोनों ने ही कहीं ना कहीं अपना अनकहा इजहार कर दिया था कि दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ तो फील करते हैं। जहां भाव्या को तो कर लिया था कि वो विशांक से बेपनाह मोहब्बत करती है, तो विशांक को भी कहीं ना कहीं अब उससे प्यार तो होने ही लगा था, जिसे वो अभी समझ नहीं पा रहा था। दोनों यूं ही कुछ देर साथ में बिताते हैं, जिसके बाद दोनों ही घर के लिए निकल जाते हैं। पूरे रास्ते भी विशांक ने भाव्या का हाथ नहीं छोड़ा था, जिसे देख भाव्या को भी काफ़ी खुशी हो रही थी। दोनों घर पहुंचते हैं तो भाव्या जाने लगती है, तो उसे जाता देख विशांक कहता है, भाव्या डॉट। जिस पर भाव्या मुड़कर पूछती है, हाँ विशी क्या हुआ। जिस पर विशांक उस गिफ्ट को कार से निकालता है, जिसे उसने कुछ देर पहले कार में रखा था, और लाकर भाव्या को दे देता है। जिसे देख भाव्या पूछती है, ये क्या है। जिस पर विशांक कहता है, खुद ही देख लो। तो भाव्या उसे खोलती है तो उसमें बहुत ही प्यार सा चिकन का सूट होता है, जो कि विशांक भाव्या के लिए लखनऊ से लाया था। जिसे देख भाव्या बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि एक तो उसे ये गिफ्ट काफ़ी पसंद आया था, दूसरा ये विशांक की तरफ से पहला गिफ्ट था भाव्या के लिए, जो कि उसे काफ़ी प्यारा था। उसे देख भाव्या खुश हो जाती है और खुशी के मारे विशांक को गले लगा लेती है और कहती है, थैंक यू, इस गिफ्ट के लिए मुझे बहुत पसंद आया, इसे मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी। ये सुन विशांक भी मुस्कुरा देता है और कहता है, मैं चाहता हूं कल तुम इसे पहनो। जिस पर भाव्या भी उसे हाँ सिर हिला देती है और उसे गुड नाइट कहकर जाने लगती है, लेकिन फिर रुक कर मुड़ती है और जल्दी से जाकर कहती है, ये तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट है। ये बोल वो विशांक को गाल पर किस करके अपने कमरे में भाग जाती है। जिसे देख विशांक पहले तो हैरान हो जाता है, उसने ऐसा कुछ उम्मीद नहीं किया था भाव्या से, लेकिन फिर उसकी इस क्यूट हरकत तो सोच मुस्कुराने लगता है और अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन वापस से सबकी नींद विशांक के ओम नमः शिवाय के जाप से खुलती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि विशांक वापस आ चुका है। तो सब पूजा में आकर शामिल होते हैं। जिसके बाद विशांक नाश्ते की टेबल पर बैठता है तो भावेश जी पूछते हैं, तो विशांक कैसा रहा तुम्हारा काम, सब ठीक था। जिस पर विशांक कहता है, जी अंकल सब ठीक है, सारा काम अच्छे से हो गया। जिस पर कौशल्या जी कहती है, आप तो बस हमेशा काम की बातें करते हैं। ये बोल वो विशांक से पूछती है, विशांक लखनऊ गए थे, सिर्फ काम ही किया या थोड़ा बहुत घूमे फिरे भी। जिस पर विशांक कहता है, जी आरटी घुमा भी और काफ़ी सारी शॉपिंग भी की है, आप लोगों के लिए भी कुछ लाया हूँ। ये बोल वो अपने कमरे में जाकर 2 गिफ्ट बॉक्स उठाकर लाता है और भावेश और कौशल्या जी को देते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि ये उतना महंगा तो नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। जिस पर भावेश जी कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो विशांक, गिफ्ट की कीमत नहीं, उसे देने वाले के भाव कीमती होने चाहिए और तुम्हारे भाव सच्चे हैं, हमें ये गिफ्ट जरूर पसंद आएगा। ये बोल वो अपना गिफ्ट होते हैं तो उसमें चिकन का कुर्ता पजामा होता है। वहीं कौशल्या जी के लिए उसने साड़ी खरीदी थी। जिसे देख दोनों ही काफ़ी खुश थे, उन्हें विशांक का गिफ्ट वाकई काफ़ी पसंद आया था। जिस पर विशांक कहता है, ये लखनऊ की स्पेशलिटी थी तो मैं यही आप सब के लिए भी ले आया। जिस पर भावेश जी कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा है। जिस पर कौशल्या जी भी कहती है, हाँ विशांक वाकई ये काफ़ी अच्छा, मुझे ये पसंद आता, थैंक यू विशांक। जिसे सुन विशांक को भी अच्छा लगता है। वो सब बातें कर ही रहे होते हैं कि कौशल्या जी की नज़र ऊपर से नीचे आ रही भाव्या पर पड़ती है, जिसे देख कौशल्या जी कहती है, अरे वाह, आज तो हमारी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। जिसे सुन सबकी नज़र भाव्या पर जाती है तो विशांक की तो सांसें ही अटक जाती हैं। उसे देखकर व्हाइट सूट में वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, बालों का जुड़ा, माथे पर बिंदी और होठों पर हल्की लिपस्टिक में वो कमाल की लग रही थी। वहीं भाव्या भी विशांक को एकटक देखता पाकर शर्मा रही थी और अंदर ही अंदर काफ़ी खुश भी थी। भावेश जी भी भाव्या की काफ़ी तारीफ करते हैं। वहीं विशांक को तो अब अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने भाव्या को वो गिफ्ट दिया और उसे पहनने को कहता, अगर वो इतनी सुंदर लगेगी तो सब उसी को देखेंगे, जिससे वो तो जल भून ही जाएगा। ये सोच वो भाव्या को देखता है, जो कि नाश्ता करने में बिजी थी। उसे देख विशांक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इस वक्त भाव्या उसे इतनी प्यारी लग रही थी कि अगर उसका बस चलता तो वो तो उसे पूरी दुनिया से छिपा लेता और बस अपने पास ही रखता। कुछ देर बाद सब नाश्ता कर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। वहीं भाव्या तो विशांक के कुछ कहने का इंतजार कर रही थी कि विशांक कुछ तो कहेगा।
लेकिन जब वो देखती है कि वृषांक कुछ नहीं बोल रहा है तो वो खुद ही पूछ लेती है, विशी मैं कैसी लग रही हूँ, जिस पर वृषांक उसे बिना देखे कहता है अच्छी लग रही हो, जिसे देख भाव्या को समझ नहीं आता कि क्या बात है, वृषांक इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है, तो वो पूछ ही लेती है, विशी क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या, जिस पर वृषांक कहता है नहीं कुछ नहीं बस ऐसे ही, जिस पर जब भाव्या जिद करती है तो वृषांक कहता है नहीं कुछ नहीं बस मैं नहीं चाहता कि आगे से तुम इसे पहनो, जिसे सुन भाव्या हैरान हो जाती है और पूछती है क्यों, तो वृषांक कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें इसमें देखे, तुम इसमें इतनी सुंदर लग रही हो कि मैं तुम पर से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा हूं और बाकी लोग भी ऐसा ही करेंगे और मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें देखे। ये सुन भाव्या शर्माने लग जाती है और कहती है विशी मैं इतनी भी सुंदर नहीं लग रही हूँ कि सब मुझे ही देखे, जिस पर वृषांक कहता है यही अच्छा है, तो भाव्या उसे चिढ़ाने के मकसद से पूछती है क्या तुम जेलस हो रहे हो कि लोग मुझे देखेंगे, जिस पर बाकी लोगों का जवाब होता नहीं मैं कहाँ जेलस हो रहा हूँ, तुम कुछ भी मत बोलो। लेकिन वृषांक तो अलग ही था, वो सीधा और साफ शब्दों में मानते हुए कहता है हाँ मुझे जेलसी हो रही है, मैं नहीं चाहता तुम्हें मेरे सिवा और कोई देखे। ये सुन भाव्या तो हैरान ही हो जाती है और साथ ही साथ खुश भी, लेकिन वो ये वृषांक को दिखाती नहीं है।